जहाँ हम लोगों ने चर्चा की थी, मैं ब्रीफली उस पर ध्यान दिला के आगे मानव में व्यवस्था पर बढ़ूंगा और कल हम परिवार वाले मुद्दे को और डिटेल में बात करने का काम करेंगे। तो वहाँ पर संबंधों पर ठीक से बात करेंगे। बट अभी ये 3-4 बातें हम बहुत सिंपल कह रहे हैं। एक तो ये कि संबंध में हम सुविधा के रूप में भले एक दूसरे का ध्यान रखें, खाना अगले की पसंद का बना के दे दें, ड्रेस अगले की पसंद का दे दें, उसका स्कूल फीस भर दें, गिफ्ट देने का काम कर दें, लेकिन अगर हमारी भाषा और टोन खराब है तो सुविधा में किया हुआ वाला सारा हिस्सा अभी बेकार होने वाला है। उसकी जो शिकायत बनने वाली है अभी, वो शिकायत बहुत अधिक होगी सुविधा में किए हुए वाले भाग की तुलना में। तो एक सिंपल बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम सुविधा के रूप में एक दूसरे का ध्यान रखें, अच्छी बात है, लेकिन संबंध में मूल मुद्दा तो भावों का है। सुविधा में सारा कुछ अगले के करने के बावजूद भी, अगले के लिए सुविधा से सारा कुछ करने के बावजूद भी अगर सम्मान नहीं है, अगर स्नेह नहीं है, अगर एक दूसरे को नीचा दिखाना है, अगर दूसरे को कम बताने का है, अगर अपमान है, विरोध है, तो उसका जो घाव होने वाला है वो सारे सुविधा वाले भाग पर पानी फेर देने वाला है। ये पहचानना जरूरी है, पहचानना जरूरी। हमारा सुविधा से किया हुआ सारा बेकार हो जाता है अगर हमारी भाषा, शैली, टोन, लहजे से अगले तक सम्मान के बदले अपमान जा रहा है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कहते हैं कि एक बार इन भावों पर हमारा ध्यान जाता भी है ना, तो इन भावों को समझ करके अपनी ओर से हम सुनिश्चित कर सकें, इस पर हमारा ध्यान नहीं हो करके दूसरे हमारे साथ इस भाव से जी रहे हैं कि नहीं, उसको देखने पर हमारा प्रधानता से ध्यान होता है। तो मैं पूरे समय आपके साथ जी रहा हूँ, तो मेरे जीने में आपके प्रति विश्वास है कि नहीं, सम्मान है कि नहीं, स्नेह है कि नहीं, इस पर हमारा ध्यान बहुत कम रहता है। आप सब हमारे साथ विश्वास पूर्वक जी रहे हैं कि नहीं, सम्मान पूर्वक जी रहे हैं कि नहीं, स्नेह पूर्वक जी रहे हैं कि नहीं, इसको देखने में, इसको पहचानने में हम प्रधानता से लगे होते हैं। तो दूसरे पर तो हमारा ध्यान बहुत बारीकी से रहता है, अपने तरफ से हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो वही गलतियां हमारी तरफ से होती रहती हैं, हमको पता नहीं चलता है। आपकी तरफ से होती रहती हैं, आपको पता नहीं चलता है। हमारी गलती आपको पता चलती है, आपकी गलती हमको पता चलती है, क्योंकि ध्यान की वस्तु के रूप में हमने सामने वाले को बना रखा है। ध्यान की वस्तु के रूप में हमने सामने वाले को बना रखा है। तो अगर हम पूरे समय ध्यान ही आपके ऊपर दे रहे हैं तो अपना पता चलने का भाग भी नहीं होता। ठीक होना तो दूर की बात है। ठीक होने का काम तो तब हो पाए जब पता चले कि हमारे से चूक क्या हो रही है। अगर हमारा चूक वाले भाग पर ही हमारा ध्यान नहीं है तो 10 साल बीत जाए कि 20 साल बीत जाए कि 40 साल बीत जाए, 1 शिविर कर लें कि 2 शिविर कर लें कि 5 बार इसको कर लें, कोई भी शिविर, कोई भी सेशन, कोई भी प्रोग्राम आपको मदद नहीं करेगा अगर ध्यान के एक हिस्से को अपनी तरफ मोड़ने का काम नहीं करेंगे। ये शिविर, ये चर्चा, ये बातें इसलिए हैं कि धीरे धीरे हमारा ध्यान अपनी तरफ मोड़ने का काम हो सके, ध्यान का एक हिस्सा अपनी तरफ जा सके और हम देख सके कि मैं आपके साथ जीने में क्या कर सकता हूँ। तीसरी बात हमने ये कही थी कि दूसरे पर हम ध्यान देते हैं तो ज्यादातर समय आपने जो ठीक नहीं किया है हमारे साथ उसको तो हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसको तो हम पहचान लेते हैं, उसकी शिकायत भी कर लेते हैं, उसके लिए मन में एक गांठ बांध के भी रख लेते हैं। लेकिन जो आप हमारे साथ ठीक किए होते हैं उसको पहचानने का, उस पर ध्यान देने का, उसको वैल्यू देने का, उसको एप्रिशिएट करने का, उसकी सराहना का काम हम नहीं करते। और अगर हमारी प्रवृत्ति ऐसी बन गई है कि आपके सिर्फ कमी वाले भाग पर ही हम ध्यान रख रहे हैं, अच्छाई वाले भाग को पहचानने का काम नहीं कर रहे हैं,
तो आपकी दूरी हमसे बनने वाली है। आपको जुड़ाव महसूस नहीं होगा हमारे साथ, आपको अपनापन नहीं महसूस होगा हमारे साथ, क्योंकि जो आपका ठीक वाला भाग है उसको पहचानने का, उसको रिकॉग्नाइज करने का, उसको एप्रिशिएट करने का काम हम नहीं कर रहे हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा जीना जो है ना, वो एक मक्खी की तरह जीने का डिजाइन है, जिसको पूरा स्वस्थ शरीर नहीं दिखाई देता, लेकिन घाव कहीं एक जगह हो जाए, पूरा फुंसी कहीं एक जगह हो जाए, उससे बचाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए शरीर में कहीं भी एक जगह घाव हो जाए, मक्खी से बचाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, पूरे समय उस पर ध्यान रखना। तो पूरा स्वस्थ शरीर एक मक्खी की दृष्टि से जीते हैं तो पूरा स्वस्थ शरीर उसको नहीं दिखाई देता, लेकिन कहीं एक घाव हो जाए, कहीं एक फोड़ा हो जाए, कहीं एक फुंसी हो जाए, वो तुरंत दिखाई देता। हम कमियों को देख लेते हैं, पहचान लेते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन जो उसने ठीक किया है, जो उसने सही किया है, जो हमारे साथ अच्छा किया है, अगर उसको पहचानने का काम हम नहीं कर रहे हैं, ये दूसरे का ठीक आकलन होगा क्या? इसको हम एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन, राइट इवैल्यूएशन कहेंगे क्या? चौथी बात हमने ये की थी कि जब हमारा ध्यान अपनी तरफ जाता है ना, तो हम इस काम को उल्टा करते हैं। हमने जो कुछ भी अच्छा किया है, ठीक किया है आपके साथ, उसको तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको तो हम याद रखते हैं। छोटा से छोटा सहयोग भी अगर मैंने आपके लिए किया है तो उसको हम ध्यान रखते हैं, और जो कुछ भी हम नहीं कर पाए आपके लिए, वो सब के लिए हमारे पास एक जस्टिफिकेशन होता है, एक रीजन होता है, एक कारण होता है, एक लॉजिक होता है, एक तर्क होता है कि ये मजबूरी थी, ये परिस्थिति थी, ये बाध्यता थी, तुमने ऐसा कर दिया, इसलिए हमको मजबूर होके ये करना पड़ा। तो अपनी जगह से हम देखते हैं तो अपनी गलतियों के लिए या अपनी कमियों के लिए हमारे पास एक तर्क होता है। दूसरे के लिए देखेंगे तो उसने जो ठीक किया है हमारे लिए ना, वो सबको हम ग्रांटेड मानते हैं, वो सबको हम अपना अधिकार मानते हैं। इतना तो तुमको करना ही चाहिए, कौन भाई इतना नहीं करता, कौन बहन इतना नहीं करती, कौन पति इतना नहीं करता, कौन माँ बाप इतने नहीं करते, कौन बच्चा ऐसा नहीं करता। इस तर्क से हम चलते हैं। तो दूसरे के ठीक किए हुए को हम अधिकार मानते हैं, ग्रांटेड लेते हैं। जो ठीक नहीं किया है उसकी लिस्ट बना के नोट करके रखते हैं। अपनी तरफ से उल्टा करते हैं, जो ठीक किए हैं उसको याद करके रखते हैं, जो ठीक नहीं कर पाए हैं वो सब के लिए एक जस्टिफिकेशन होता है, एक तर्क होता है कि ये मजबूरी थी, ये बाध्यता थी, ये परिस्थिति थी, इसलिए हम नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में अगर हम एक दूसरे के साथ जिएंगे तो एक दूसरे के साथ शिकायतों की एक लंबी लिस्ट हमारी बनने लगती है। और जब कभी भी झगड़ा होता है, चूंकि ये शिकायतें अंदर दबी हुई हैं, इसलिए जब कभी भी झगड़ा होता है तो झगड़ा भले एक छोटी बात से शुरू होता है, लेकिन चूंकि शिकायतों की वो लिस्ट मेरे और आपके दोनों के अंदर दबी हुई है, इसलिए वो एक एक करके निकलना शुरू होता है। फिर एक हम बोलते हैं, एक आप बोलते हैं, फिर एक मैं बोलता हूँ, फिर एक आप बोलते हैं। धीरे धीरे वो बात इतनी फैल जाती है कि थोड़ी देर के बाद ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि चर्चा शुरू कहाँ से हुई। ज्यादातर समय आप देखेंगे 15 मिनट बात होने पे ही, 10 मिनट बात होने पे ही चर्चा किसी एक छोर से शुरू हुई होगी, वो खत्म किसी दूसरे ही छोर पे जाके। ये वो इसलिए रहा है कि हमारे और आपके दोनों के अंदर ये पूरी लिस्ट इकट्ठी हो रही है, ये पूरी लिस्ट इकट्ठी हो। और आखिरी बात हमने ये कही थी कि दूसरे को कोई भी सहयोग करने के पहले दूसरे की गलतियों से अप्रभावित रहने की जरूरत है। आप विरोध पूर्वक, क्रोध पूर्वक, अपमान पूर्वक, द्वेष पूर्वक, घृणा पूर्वक हमारे पास आए और मैं भी विरोध, अपमान, क्रोध, द्वेष, घृणा में कूद गया, तो इतना ही फर्क रहा कि आप पहले कीचड़ में कूदे, हम बाद में कूदे। लेकिन एक बार हम कूद गए कीचड़ में, तो अब तो आप भी उसी कीचड़ में डूबे हुए हैं, हम भी उसी कीचड़ में डूबे हुए हैं। सफाई का कोई काम नहीं हो सकता, सहयोग का कोई काम नहीं हो सकता। हम खुद ही अगर कचरे में उलझ गए हैं, तब आपको साफ क्या करेंगे? बल्कि होता यह है कि एक बार हम खुद कीचड़ में कूद गए ना, तो अब जहाँ जहाँ बाहर निकल के भी हम पैर रखेंगे ना, वो सब जगह कीचड़ का
दाग पड़ने वाला। तो एक बार गुस्से में, अपमान में, क्रोध में, विरोध में हम उतर गए और हमारा मन खराब हो गया, तो अगले कुछ समय तक हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे ना, वो अपमान का, विरोध का, क्रोध का दाग छूटने ही वाला है, पड़ने ही वाला है। वो सब जगह पर है, सब जगह पर। तो अपने लिए ये देखना जरूरी है कि अगर हम भी उसी अपमान में, उसी विरोध में, उसी क्रोध में कूद गए, तो आपका इन्फेक्शन हमारे अंदर आ गया, आपकी बीमारी हमारे अंदर आ गई, आपकी समस्या हमारे भी अंदर आ गई। तो आप तो जल ही रहे थे, आप तो मर ही रहे थे, आप तो एक्सीडेंट किए हुए ही थे, हम भी एक्सीडेंट कर लिए उसके साथ ही। और एक बार हमारा एक्सीडेंट हो गया ना, तब तो हमको पहले सहयोग चाहिए, कोई बचाने वाला चाहिए, कोई आराम देने वाला चाहिए। दूसरे को आराम देने का काम अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारा ही एक्सीडेंट हो गया तो हम सहयोग क्या करें? और अपने को आराम में रखने की जगह से एक उपाय मैंने कहा था कि हमको ये दिखना जरूरी है कि अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा हम एक क्षण के लिए भी अपने अंदर लाते हैं, वो मेरे दुख का, मेरी पीड़ा का कारण सबसे पहले बनता है। दूसरे को तो उसका पता बाद में चलता है, जब हमारी भाषा में, हमारे लैंग्वेज में, हमारे टोन में, हमारे एक्सप्रेशन में वो किसी न किसी तरह आ जाता है। एक बार ये बात हमको अपने लिए दिखनी शुरू होती है, फिर हम दूसरे के लिए भी ये बात देख सकते हैं कि अपमान में, विरोध में, क्रोध में, घृणा में हमारी तरफ आता हुआ व्यक्ति वस्तुतः अपना मानसिक एक्सीडेंट कर लिया, अपना मानसिक दुर्घटना कर लिया है, अंदर एक आग लगा लिया है जिसमें वो खुद जल रहा है, परेशान हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, और उस जले हुए आग के साथ वो फिर हमारी हो रहा है। तो जैसा बाहर के एक्सीडेंट में हम ये बात देख लेते हैं कि अगले ने अपनी स्कूटी तुड़वा ली, अपना हाथ पैर तुड़वा लिया, गड्ढे में गिर गया, तो हम ब्रेक मारते हैं, न कि हम भी गड्ढे में कूद जाते हैं। वही बात यहाँ मानसिक जगह से भी देखने की जरूरत है कि अगले ने मानसिक रूप से अपना एक्सीडेंट कर लिया, अपनी दुर्घटना कर ली, गड्ढे में गिर गया, अपना हाथ पैर तुड़वा लिया, दुख में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, तो वो देख करके अब हमको क्रोध नहीं आता है, अब हमको दया आती है, अब हमको करुणा आती है। ये देखने के नजरिए में बदलाव होने भर से अपनी स्थिति बहुत सारी संतुलित हो जाती, बहुत सारी संतुलित हो जाती। उस संतुलित स्थिति के साथ फिर दूसरे को सहयोग करने का काम कर सकते। उस सहयोग करने के तरीके पर भी मैं एक दो बातों पर ध्यान दिला देता हूँ। विस्तार हम कल करेंगे, कल और परसों में, आज नहीं करते। आप दो चीजों को देखिए, एक बच्चे को कंप्यूटर नहीं आता, साइकिल चलाने नहीं आता, आप उसको बुलाइए और कहिए कि तुम्हारी 18 साल की उम्र हो गई है, तुमको कंप्यूटर नहीं आता। और उसके बच्चे को देखो 12 साल में कितना बढ़िया चला लेता है। तुम नालायक रहोगे, निकम्मे हो, जिंदगी में कभी कुछ करोगे कि नहीं करोगे, ये कहने से वो बच्चा कंप्यूटर ज़्यादा आसानी से सीख लेता है। या आप उसको एक एक स्टेप बताएं कि ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है, इसको ऐसे ऑपरेट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप उसको बताने के काम को, सहयोग करने के काम को हम करते हैं, तब वो ज़्यादा आसानी से सीख पाता है। या हम सहयोग के नाम पर दूसरे को सिर्फ उलाहना देने का, ताना मारने का, विरोधजनक बोलने का काम करें, उतने भर से वो सुनना समझ लेता है। बात ये देखने की जरूरत है, आप अपने लिए ही अपने से पूछ के देखिए, आप अपने से ही ये सवाल पूछ करके देखिए कि जब आपसे कोई गलती हो जाती तो आप क्या चाहते हैं? दूसरा स्नेह के साथ आपका ध्यान उस पर दिला दे, उसको ठीक होने में सहयोग कर दे, ये चाहते हैं? या दूसरा सिर्फ आपको ये बताए कि 30 साल की उम्र में भी तुमको ये नहीं आता है, कितने दिन से कह रहे हैं, तुमको कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, तुम्हारा दिमाग है कि अंदर भूसा और गोबर भरा हुआ है। ये सुनना चाहते हैं हम दूसरे से,
या सम्मान और स्नेह के साथ अल्लाह हमको ध्यान दिला दे और उसको ठीक करने में सहयोग कर दे, ये चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ये जो स्वाभाविक सी चीज हमको अपने लिए दिखाई देती है ना, यही दूसरे के लिए भी समझ में आना जरूरी है कि सम्मान और स्नेह के साथ जब हम अगले का ठीक की तरफ ध्यान दिलाते हैं ना, तो वो ध्यान जाने की संभावना है। अगर सम्मान और स्नेह के बदले अपमान और विरोध से हम ध्यान दिलाने का काम कर रहे हैं तो कुछ भी ध्यान नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। दूसरी बात समझने की यह है कि हम अगर किसी को ध्यान दिलाना चाहते हैं तो पहले हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीने में वो चीज होनी चाहिए। मैं सम्मान की बहुत अच्छी परिभाषा आपको बता दूं, स्नेह को बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन मेरे जीने में अगर सम्मान नहीं है, मेरे जीने में अगर स्नेह नहीं है, मैं जीने में बात बात पे आपका विरोध करूं, बात बात में आपको अपमानित करूं, बताते समय सम्मान और स्नेह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, आपको हमारे साथ जीने में आराम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये दिखना जरूरी है कि बोलना एक हिस्सा है अगले के साथ जीने का। हमारे जीने में सचमुच आपको अपने लिए सम्मान दिखाई देता है, अपने लिए स्नेह दिखाई देता है, तो आपका स्वाभाविक रूप से हमसे जुड़ाव होता ही। अगर हमारे जीने में वो सम्मान नहीं दिखाई दे रहा हो, वो स्नेह नहीं दिखाई दे रहा हो, बोलने में हम बहुत अच्छा भी बोल लेंगे, आपको उससे कोई आराम नहीं मिलेगा, बल्कि और गुस्सा आने वाला है कि नलायक देखो बोलता इतना अच्छा है, जिंदगी हमारा नरक ही हो। तो हमारे जीने से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से अगले में हमको सुनने समझने की जगह बनती है। हमारे अच्छा बोलने भर से परिवार में किसी का मन नहीं बनने वाला है आपको सुनने का। हमारे अच्छा जीने की जगह है जहाँ से उसका मन बनता है हमसे कुछ मुड़ने का, हमारी ओर मुड़ने का, सुनने का, समझने का, सीखने का। अगर हमसे कोई सुनना, सीखना, समझना नहीं चाह रहा है आज के दिन, तो इसका मतलब इतना ही होता है कि उसको संभावना नहीं दिख रही है हमारे साथ कि कुछ ठीक नहीं है। आप अपने लिए ही देखिए ना, जिंदगी में आप किसी उलझन में, किसी तनाव में, किसी समस्या में हैं, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं कि उसका उपाय ढूंढना चाहते हैं कि कहीं आपको संभावना दिखाई दे कि यहाँ कुछ रास्ता निकल सकता है, आप उसके लिए एफर्ट करना चाहते हैं कि दूसरे के लिए भी ये बात दिखना जरूरी है कि दूसरा अगर समस्या में हमको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, इसका मतलब इतना ही है कि हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीने में उसको कुछ ऐसा ठीक नहीं दिखाई दे रहा है जिससे वो प्रेरणा ले सके। तो मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक दूसरे का हमसे सुनने, सीखने, समझने का मन नहीं बना है, तब तक कटोरा उल्टा रखा हुआ है। और उस उल्टे कटोरे को आप आंगन में कितना भी रख दीजिए और कितनी भी बारिश हो जाए, उसमें बूंद भर भी पानी जाएगा? 2 बाल्टी और पानी लाके हम डाल दें, उसमें पानी जाएगा? अगर उसमें पानी जाना है तो पहले कटोरा सीधा होने का जरूरत है। और कटोरा सीधा होने का काम, हमारे सम्मुख होने का काम, हमारी बात को सुनने पर ध्यान देने का काम किसी का तब होता है जब हमारे आचरण से उसको आराम मिलता है। और हमारे ठीक आचरण से अगले को स्वाभाविक आराम मिल जाता है, क्योंकि हमारे साथ अपमान पूर्वक जीता हुआ व्यक्ति भी हमसे तो सम्मान की अपेक्षा रखता है। हमारे साथ विरोध पूर्वक जीता हुआ व्यक्ति भी हमसे तो स्नेह की अपेक्षा रखता है। हमारे साथ बेईमानी से जीता हुआ व्यक्ति भी हमसे तो ईमानदारी की अपेक्षा रखता है। हमारे ऊपर जिंदगी भर 100 तरह के डाउट करता हुआ, शंका करता हुआ व्यक्ति भी हमसे तो विश्वास की अपेक्षा रखता है। इसीलिए हमारे जीने में अगर विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव होते हैं तो वो अगले व्यक्ति को छूता ही है, उस तक वो पहुंचता ही। वो जगह है जहां से अगले का कटोरा सीधा होने का काम हो सकता है।
वो कटोरा सीधा हुए बिना हम कितना भी पानी भरने का कोशिश करें, कितनी भी ज्ञान की बातें बताने की कोशिश करें, बूंद भर भी नहीं जाएगा, ये पक्का है। बल्कि उल्टे कटोरे पर जितना जोर से पानी डालेंगे उतना तेज छींटा पड़ने वाला है आपके ऊपर और आपके अपने कपड़े खराब होने वाले। जितना जोर से पानी डालेंगे ना उतना ज्यादा छींटा तो उतना अपने कपड़े पे दाग पड़ने वाला। वो सीधे के साथ भी है जी, वो सीधे के साथ भी है जी, सीधे हम जितना तेज डालें उतना अपने ऊपर भी आएगा, है ना। पर सीधे कटोरे में ये दिखता है कि अगर ठीक ढंग से डालने का काम करेंगे तो धीरे धीरे कटोरा कर सकता है। उल्टे में आप डालने का काम करेंगे तो कितना भी डालिए जाएगा कुछ नहीं, ये पक्का है, ये पक्का है। और ये कटोरा सीधा होने का काम हमारी भाषा से नहीं होता है, हमारे अच्छा बोल लेने से नहीं होता है, हमारे जीने से होता है, हमारे आचरण से। इसमें पात्रता और योग्यता कैसे तय करेंगे कि वो पात्र है और हम योग्य हैं डालने के? एकदम सिंपल उपाय है। योग्यता, अपनी योग्यता है कि नहीं उसका पहचान यही है कि हमारे जीने में सम्मान का भाव, स्नेह का भाव, मैत्री का भाव कंटिन्यूअस बना रहता है कि नहीं, या हम भी अपमान में, विरोध में, क्रोध में, घृणा में, नफरत में, गुस्से में आ जाते हैं क्या? अगर हम भी अपमान में आ जाते हैं, विरोध में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, नफरत में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, तो अभी हम योग्य नहीं हुए हैं, बल्कि हमको सहयोग की जरूरत है। हम सहयोग करने के योग्य नहीं है, अभी हमको सहयोग की जरूरत है। ये ऐसा है कि 104 डिग्री बुखार जब हमको ही हो रखा हो तो दूसरे की सेवा क्या करेंगे? पहले अपनी सेवा की जरूरत है कि हम ठीक होकर के नॉर्मल टेम्परेचर पर आ सकें, सामान्य जिंदगी में आ सकें, तब तो कुछ सहयोग करेंगे दूसरे। हम ही बुखार में घूम रहे हैं तो दूसरे का क्या करेंगे? अभी तो हमको अपना इलाज है। तो योग्यता का पता तो ऐसे चलता है कि हम योग्य हैं कि नहीं बताने के, इसका पता इस बात से चलता है। और अगर हमारी योग्यता ठीक है ना तो आपको दिखाई देगा कि अगला हमारी तरफ सुनने के लिए, समझने के लिए तत्पर होता ही, और वो कितना पात्र है या नहीं है वो इस बात से पता चलना शुरू होता है कि जब आप सहयोग के लिए अगले को कुछ बताना शुरू करते हैं तो वो उसको कितना आसानी से रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे पता चलता है कि उसका क्या पात्रता है और क्या पात्रता नहीं। लेकिन जैसा नहीं ये कहना कि मैं अयोग्य हूँ या मेरे अंदर पात्रता की कमी है, उस समय तो जो भाव बनता है अपने अंदर संस्कार की स्थिति वही उसमें आ गई आपकी बात हम तक। ये जो पात्रता का मुद्दा है ना, ये देखना गैर महत्वपूर्ण है कि तुम में पात्रता की कमी है। क्या पात्रता है ये पहचानना जरूरी है। पात्र का मतलब होता है बर्तन, पात्रता का मतलब होता है उस बर्तन में कितना कोई मटेरियल आ सकता है, पानी कितना आ सकता है, दूध कितना आ सकता है, ये उसकी पात्रता को बताता है। तो चाहे छोटे साइज का बर्तन हो चाहे बड़े साइज का बर्तन, कुछ न कुछ तो उसमें आ ही सकता है। कुछ न कुछ ग्रहण करने की क्षमता तो हर व्यक्ति की होती ही। जीरो की जगह पर कोई भी नहीं खड़ा है, कोई भी नहीं खड़ा। तो किस चीज के लिए तुम अभी पात्र नहीं हो, ये पहचानने के पहले ये पहचानना जरूरी होता है कि किस चीज के पात्र हो। इनफैक्ट दूसरे का आकलन करते समय ना, उस पर और विस्तार से मैं बात करूंगा, ये आकलन गैर महत्वपूर्ण है कि तुमको क्या क्या नहीं आता है। ये आकलन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको हमको क्या क्या आता है और क्या क्या अभी हम और समझ सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ हम 60-70 लोग जो बैठे हुए हैं अभी, हम खूब लिस्ट बना लें, हमको खेती नहीं आती, हमको खाना बनाने नहीं आता, हमको ड्राइविंग नहीं आती। आप अपने लिए लिस्ट बना लीजिए क्या क्या नहीं आता। ये लिस्ट नहीं की बना लेने से हमारे आपके साथ जीने का कोई प्रोग्राम नहीं बन सकता। हम में से हर आदमी को क्या क्या आता है इसको अगर पहचानेंगे ना तो अभी यहाँ जितना भी काम है हम में से हर आदमी कर दे सकता है। हो सकता है हम में से 4 आदमी को खाना बनाने आता हो, वो 4 आदमी ही पर्याप्त है 70 आदमी को खाना बना के खिलाने के लिए। बल्कि जो बचे 65 आदमी को खाना बनाने नहीं आता है ना, वो भी छुप जाएगा अगर 4 आदमी को ठीक से खाना बनाने आता है कि नहीं।
ऐसे ही हम लोगों को कहीं जाना हो, किसको किसको ड्राइविंग नहीं आती, इससे कोई निष्कर्ष नहीं है। 5-7 लोग भी हों जिनको ड्राइविंग आती हो तो हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बाकी सबका ड्राइविंग नहीं आना उसमें छुप जाता है, छुप जाता है। ये नहीं, ऐसे ही हम में से 2-4 लोगों को भी ड्राइंग अच्छी आती हो, चित्रकला का अच्छा अभ्यास हो, तो इस पूरे संस्थान को सजाने के काम को कर सकते। हम सबको क्या क्या नहीं आता है इसकी लिस्ट बनाने से कोई निष्कर्ष नहीं। क्या क्या हम में से एक एक को आता है वो लिस्ट को देखने जाएंगे ना, तो संस्थान से जुड़ा हुआ हर काम हम आज के दिन कर सकते। और इतना बेकार कोई आदमी नहीं है संसार में जिसकी कोई योग्यता नहीं हो, जिसको कुछ नहीं आता। 2-4 चीजों में हम में से हर आदमी योग्य होता ही जी। क्या करें? एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी किसी चीज की योग्यता नहीं है। 2-4 चीजें हम में से हर किसी को आता ही है। ऐसे ही पात्रता की जगह पर भी देखेंगे ना, तो एक छोटा बच्चा गणित के बड़े बड़े कंसेप्ट को अभी नहीं समझ सकता है, कोई बात, जोड़ घटाव के कुछ सामान्य नियम तो समझ ही सकता है, गुणा भाग के कुछ सिद्धांतों को तो समझ ही सकता है। तो ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का, वो जो समझ सकता है उसको समझाने से बात को शुरू करेंगे, या 11th का कैलकुलस और अलजेब्रा लेके उसके सामने बैठ जाएंगे। अगर 11th का अलजेब्रा, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री लेके उसके सामने हम बैठ जा रहे हैं, ये तो हमारी प्रॉब्लम है ना कि हम ये पहचान नहीं रहे हैं कि किस चीज के लिए वो अभी पात्र है। वो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस के लिए पात्र नहीं है, इतना भर पहचानने से बात नहीं बनेगी। वो किस चीज के लिए पात्र है, किसको अभी वो समझ सकता है, किसको कर सकता है, ये स्टेप बाय स्टेप हम पहचानते हैं, तो एक दिन बच्चा अलजेब्रा, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री को भी सॉल्व कर देता है। स्टेप वाइज अगर उसको हम पहचान पाएंगे तो धीरे धीरे वो प्रोग्रेस का काम हो जाता है। इसको थोड़ा सा तो वो बात है कि हमारी शक्ति जो मैं हूँ और जो मैं चाहता हूँ वो मेरे सहज होकर था, उसमें अपनी सही करना। लेकिन जैसे यही मैं अपने अंदर से कहती हूँ कि भाई अगर मैं देखूँगी तो मेरा विश्वास नहीं है। डॉक्टर साहब रिपीट कर देगा प्रश्न बोला। जैसे हमें पता लगे तो क्या अभाव है या कमी है या उसका वो है, वो समय कौन है या अपनी स्थिति में असहजता को देख पाते हैं। तो अब इस इसको कैसे क्या वो किया? दीदी प्रश्न ये पूछ रही है कि सामान्य जीने में जब हमको ये दिखाई देना शुरू हो जाए कि हमारे अंदर विश्वास की, सम्मान की, स्नेह की कमी है, उस स्थिति में क्या किया जाए? उस स्थिति में जो करने का काम है ना, वो काम यही दिखाई देता है कि ये अपने में सही समझ वाले हिस्से पर काम करने की जरूरत है। विश्वास को हम ठीक ठीक समझ सकें, सम्मान को हम ठीक ठीक समझ सकें, स्नेह को हम ठीक ठीक समझ सकें, हर स्थिति परिस्थिति में विश्वास, सम्मान, स्नेह से कैसे हम भरे रह सकते हैं, इसके उपाय को हम ढूंढ सकें, इस पर काम करने की जरूरत है। अगर अपने अंदर वो अभाव दिखता है तो अभाव अपने अंदर सहज होता सोचा क्यों होता है, वो समय ऐसे होता है। लेकिन उपाय की बात की वो आदमी कोई पहले की स्थिति में कि जब हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो बात की वो क्या खड़ा जो विश्वास सम्मान सुख है, आज के स्थिति में सुख है मिलती है, लेकिन जैसा ही नहीं आना अपने अंदर कहना, ये अपने अंदर एक ऐसा है ना। अगर अपने अंदर ये दिखाई देता है कि सम्मान के बदले अपमान है, स्नेह के बदले विरोध है, प्रेम के बदले घृणा है, तो अपने अंदर एक असहजता की स्थिति को लाता है। ये बात तो सही। आप पूछेंगे इसमें क्या करना चाहिए? इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। उस असहजता में रुक करके थोड़ी देर देखना चाहिए कि अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा ये हमारे दुख के कारण बनते हैं।
जितनी देर भी हम इसमें बने रहते हैं वो हमारी दुख का, पीड़ा का, परेशानी का कारण बनता है। ये दुख दर्शन और दोष दर्शन ठीक से करने की जरूरत है। पहला जो जरूरत है ना, वो जब कभी अपने अंदर ये अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा की स्थिति दिखाई दे और उस स्थिति में अपनी असहजता दिखाई दे रही है, तो उस असहजता में अपना दुख है, ठीक, पीड़ा है, इसको ठीक से देखने और पहचानने की जरूरत है, ताकि बार बार जो अभी हम उपाय मान लिए हैं ना, पिछले सेशन में सिद्धांत बता रहे थे टिट फॉर टैट का, सिद्धांत बता रहे थे कि अगला क्रोध करे तो क्रोध करना ही ठीक है। ये दिखना शुरू हो जाएगा कि जितनी देर भी हम क्रोध में रहे, अपमान में रहे, विरोध में रहे, घृणा में रहे, हम उतनी देर अपने में असहज रहे, परेशान रहे, दुख में रहे। ये दुख दर्शन होना जरूरी है, उसके साथ टिकना जरूरी है। क्या फायदा होगा उसका? मानव का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जिन जिन जगहों पर उसको दुख दिखाई देता है उससे वो दूर होना ही चाहता है। जिन जिन जगहों पर उसको सुख दिखाई देता है उस तरफ वो जाना ही चाहता है। आप अपनी जिंदगी में ही पलट के देखिए, जहां जहां आपको सुख दिखाई देता है आप उस तरफ जाना ही चाहते हैं। जहां जहां आपको दुख दिखाई देता है आप उससे दूर होना ही चाहते हैं, हटना ही चाहते हैं, हटना ही चाहते हैं। तो पहला चीज तो यही करने की जरूरत है कि उस असहजता की स्थिति में दुख को, दोष को, पीड़ा को देख सके। पहला स्टेप ये है, पहला स्टेप ये है। ये दुख दर्शन का काम अगर होगा ना तो स्वाभाविक रूप से मन वहां से हटना शुरू होगा। निर्णय इस बात के लिए मजबूत होना शुरू होगा कि अगली बार इस रास्ते से नहीं आना। वो ऐसे ही है जैसे दिल्ली से आप बिजनौर आए किसी रास्ते से और रास्ता बहुत टूटा हुआ, ट्रैफिक जाम और 3 घंटे का रास्ता 6 घंटे लग जाए, तो बिजनौर आते आते आपका निर्णय हो जाता है कि अगली बार किसी भी और रास्ते से आएंगे, इससे तो नहीं आएंगे, कि नहीं। तो पहली जगह है आंख खोल करके ये देखना कि ये जिसको अभी हम रास्ता मान रखे हैं और जिसपे हम बड़े आराम से गाड़ी लेके दौड़ा देते हैं, ये दिखना जरूरी है कि वो रास्ता दुख से, दोष से, समस्या से, कांटों से भरा हुआ है। उसमें गुजर करके हम आहत हो रहे हैं, घाव हो रहा है, हमको खून निकल रहा और दर्द हो रहा है। वो पीड़ा की पहचान होना ही पहली जगह। फर्स्ट स्टेप हुआ है, ये पकड़ में है। सेकेंड स्टेप जो उसके साथ है, कुछ कह रहे? सेकेंड स्टेप जो उसके साथ है वो ये है कि हमको धीरे से अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा में जब दुख दिखाई दे रहा है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की जरूरत है कि बेसिकली मैं सम्मान को, स्नेह को, प्रेम को, मैत्री को, शांति को वैल्यू देता हूँ, महत्व देता हूँ। वही मेरी सहजता है, वही मेरी स्वाभाविक स्थिति है, उसी में मेरा सुख है। इस पर अपने ध्यान को शिफ्ट करने की जरूरत है। ये जो इतनी देर में पीड़ा को झेल रहा था, वो पीड़ा इसलिए झेल रहा था कि जो सम्मान, स्नेह, मैत्री, शांति हमको सहज रूप में स्वीकार है, मैं अपनी उस स्वाभाविक स्थिति से दूर हो गया था, इसलिए मुझे वो पीड़ा झेलनी पड़ रही। तो मैं, इसका मतलब यह है कि मैं सम्मान को, स्नेह को, मैत्री को, शांति को वैल्यू देता हूँ, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, वो मेरे सुखी होने का उपाय है, साधन है। इस बात पर ध्यान को शिफ्ट करने की जरूरत है। ये उसका दूसरा स्टेप है। बेटी का सवाल अलग है सर। एक सेकंड, इनको सुन के आता हूँ। मैं तो पूछने गई वो बात की बात पूछ मैं जैसे ही जब ये कहा जाता है कि भाई मेरे अंदर की विश्वास का नहीं, दूसरा कह रहा है कि आप देख रहे हैं। वेट अ मिनट, दूसरा कह रहा है आपके अंदर विश्वास का अभाव है कि आप देख रहे हैं। आप नहीं जानते कैसे बात होती है, जैसे हम ऐसे में बात करते कि भाई हमारे अंदर समझ की कमी है, ये सुनते कि अपने अंदर सेंसिटिव स्थिति होती है कि ये सोचते होता है कि मेरे अंदर समझ की कमी। दूसरा कह रहा है कि वेट अ मिनट, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ दीदी। दूसरा जब आपको कह रहा है समझ की कमी है तब ये बात आप कह रहे हैं, या जब आपको अपने में दिख रहा है तब आप कह रहे हैं? दोनों तरफ से बात
दोनों में अंतर है। जैसा कि एक बात सेंटेंस पढ़ा कि भाई हमारे अंदर जो गलती हो रही है समझ की कमी से या हमारे अंदर विश्वास का अभाव का या सम्मान का अपने अंदर उठाकर के विश्वास है एक बात एक प्रस्ताव के रूप में है। उस समय जो अपनी स्थिति देखती है तो उस समय अपने अंदर में जैसे विश्वास का अभाव मतलब उस समय वो बात अपने अंदर सोचते नहीं है विश्वास का अभाव। अब हमें क्रोध की बात की तो एक सेकंड रुकिए, देखिए दूसरा ये बात अभाव है या सम्मान का अभाव है, तो मैं अभी ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो अभी सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि विश्वास और सम्मान जैसे भाव ही हमको सहज रूप में स्वीकार होते हैं। एक क्षण के लिए भी अविश्वास, अपमान या क्रोध होता है जो हमारी दुख और पीड़ा का कारण बनता है। तो आपके अंदर की स्थिति क्या है ये मैं नहीं बता रहा, मैं तो सामान्य सिद्धांत बता रहा हूँ कि विश्वास, सम्मान और स्नेह जैसे भाव जब तक हमारे अंदर बने रहते हैं हम आराम में रहते हैं। अपमान, क्रोध, विरोध, घृणा एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर आते हैं तो हमारी पीड़ा का कारण बनते हैं। मैं अभी आपके अंदर की स्थिति नहीं बता रहा हूँ कि आपके अंदर क्या है। आप तो सबका बता रहे हैं। Exactly. ये कॉमन सबके Exactly. सामान्य सिद्धांत बता रहे हैं। ये सभी के लिए काम करेगा। अब इसके तहत आप अपने में देखने जाइए और अगर आपको अपने अंदर किसी जगह पर अपमान दिखाई देता है, विरोध दिखाई देता है, क्रोध दिखाई देता है, तो ये देखने की जरूरत है कि वो स्थिति आपको सहज कर रही है कि असहज कर रही है, सामान्य बना रही है कि असामान्य बना रही है, शांति दे रही है कि अशांत कर रही है, सुख दे रही है कि दुख और पीड़ा दे रही है। ये ऑब्जर्व करने की जरूरत है। सर इसमें कोई अपमान करेगा जी, कोई भी अपमान करेगा तो बात तो बुरी लगेगी। हाँ सर, मैं ये व्यक्तिगत या कोई इशू गलत है तो उसे या तो आपको बदलने की होनी चाहिए क्षमता, बदल नहीं सकते तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उसे छोड़ दीजिए। अगर मैं इतना कह रहा हूँ कि दूसरा अगर अपमान या विरोध या क्रोध या घृणा में आ रहा है ना, तो सिर्फ एक चीज देखने का कोशिश करिए कि अगले ने अपना मानसिक एक्सीडेंट कर लिया। ये चीज है, ये पॉइंट है। ये तो पॉइंट। लेकिन जो अंग्रेजों के खिलाफ जेल का दुख उठाए वो दुख है सो ये भी अच्छी बात है। अगर आप देखिएगा ना इसमें होता क्या है, तो अंग्रेजों के खिलाफ भी फांसी पे चढ़ने के लिए वही तैयार हुए जिनके लिए स्वतंत्रता का, आजादी का महत्व ज्यादा था। जिनको वो स्वतंत्रता और आजादी का महत्व नहीं था वो कोई फांसी चढ़ने नहीं गए थे। वो तलवे चाटते थे या कहाँ कुछ सुख मिलेगा। अब दूसरा भाग से तो होता क्या है, देखिए होता क्या है आदमी का, जिस तरफ आदमी को ज्यादा बेहतर सुख दिखाई देता है ना, उसके लिए आदमी कुछ दुख को, कुछ पीड़ा को, कुछ कष्ट को उठाने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन उस शरीर की पीड़ा को, कष्ट को वही उठाने के लिए तैयार है जिसको स्वतंत्रता का अहमियत समझ में आ रहा है, जिसको आजादी की वैल्यू समझ में आ रही है, वही उसको उठा सकता है, नहीं तो उठाएगा नहीं, उठाएगा। और इसे भी ये वही समझाएगा जिसके मतलब अंदर होगा कि मैं जो समझूं, है ना। बिना समझे तो चीजें आगे बढ़ती नहीं, आगे बढ़ती नहीं। बढ़िया, तो मैं संबंध वाले मुद्दे को एक बार के लिए रोक ले रहा हूँ। आपके प्रश्न का तो इतना ही उत्तर है जो आपको क्लियर हो ही गया है, इसलिए मैं उस पर और कुछ नहीं कहता हूँ। दूसरों को ध्यान दिलाने में और क्या कर सकते हैं या अपनी तरफ से विश्वास, सम्मान, स्नेह से जीने का और क्या मतलब है, ये सबको हम कल एक बार विस्तार करना शुरू करेंगे। अभी जो हम मानव में व्यवस्था को पढ़ने का काम शुरू किए थे, मैं उसमें कुछ बातों को और नीचे जो लिखी है उसको एक्सपेंड कर देता हूँ और थोड़ी बात इसके संदर्भ में और विस्तार कर देता हूँ। तो मानव के रूप में देखिएगा ना, ये जो स्वयं को, मैं और शरीर, इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में हम पहचानते हैं ना, तो दोनों की क्रियाएं भी अलग अलग हमको दिखाई देती। जैसे शरीर से चलने वाली कोई भी क्रिया को देखिए, चलने का, दौड़ने का, बैठने का, उठने का, ये सब क्रियाओं में
शरीर एक समय के बाद थक जाता है, उसको आराम की जरूरत महसूस होती है, बदलाव की जरूरत महसूस होती है, उसको रेस्ट चाहिए। वही नीचे लिखा है कि शरीर से की जाने वाली क्रियाएं सामयिक हैं, टेम्पररी हैं, समय के साथ बदल जाती हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम शरीर से लगातार ले सकते हैं। इवन मैं बोलने का भी काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे बीच बीच में रेस्ट चाहिए, अन्यथा गला बैठ जाएगा अभी थोड़ी देर। जबकि नए में चलने वाली क्रियाओं को देखेंगे ना, इच्छा की क्रिया, विचार की क्रिया, इसको डिटेल करेंगे अभी हम, पर अभी मोटे तौर पर देखिए, कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई बात, ये हमारे अंदर हमेशा चलती रहती है कि कभी कभी चलती है? हमेशा चलती रहती है। तो ये दिखना जरूरी है कि अपने अंदर जो इच्छा की क्रिया चल रही है, जो विचार की क्रिया चल रही है, कुछ ना कुछ जो सोच चल रहा है, वो लगातार चलता रहता है, वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता है। हर समय हमारे अंदर कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई क्रिया चलती रहती है। अगर यहाँ पर इन क्रियाओं की जगह पर ही अगर हम सही समझ और सही भाव को स्थिर करने का काम कर लें, तो ये जो निरंतर आवश्यकता है हमारी सुख की, वो यहाँ से पूरी हो सकती है। क्योंकि सुख की आवश्यकता भी निरंतर है और नए में होने वाली ये क्रिया भी निरंतर चल रही है। तो इस निरंतर क्रिया से इस निरंतर आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। ये जो सामयिक वस्तुएं हैं यहाँ पर और सामयिक क्रियाएं हैं यहाँ पर, इससे शरीर से जुड़ी हुई सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। तो शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये सामयिक रूप से भौतिक रासायनिक वस्तु या सामयिक रूप से शरीर से की जाने वाली क्रिया पर्याप्त है, शरीर का ध्यान रखें। सामयिक क्रियाओं से, सामयिक वस्तुओं से ये निरंतर की आवश्यकता को पूरा करना चाहेंगे तो वो कभी संभव नहीं। जो टेम्पररी चीजें हैं, चाहे शरीर से की जाने वाली क्रिया हो, चाहे शरीर के लिए सुविधा की आवश्यकता हो, ये सामयिक चीजों से, टेम्पररी चीजों से ये निरंतर वाली आवश्यकता को पूरा करने जाएंगे तो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। ये सामयिक क्रियाओं से सामयिक जरूरत को तो पूरा किया जा सकता है। जो चीजें समय समय पर कभी कभी जरूरत पड़ती हैं, उनको तो हम शरीर के द्वारा, सुविधाओं के द्वारा पूरा कर सकते हैं। लेकिन जिसकी निरंतर आवश्यकता है हमको, उसको कभी भी सामयिक वस्तु से, सामयिक क्रिया से पूरा नहीं किया जा सकता। उसको पूरा करने के लिए तो जो है निरंतर क्रिया ही चाहिए। तो अपने में सही समझ और सही भाव को अगर हम यहाँ इंश्योर कर सकें, मैं की क्रिया के रूप में सही समझ और सही भाव को हम यहाँ इंश्योर कर लें अपने अंदर, तो चूंकि अपने अंदर चलने वाली क्रिया की निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, इसीलिए ये भाव की, सुख की निरंतरता संभव हो सकती है, उससे पूरी हो सकती है। तो सामयिक जो आवश्यकता है सुविधा की, वो सामयिक क्रियाकलापों से पूरा हो सकता है। निरंतर जो आवश्यकता है विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव की, वो तो इस निरंतर क्रिया से ही पूरा हो सकता है। टेम्पररी क्रिया से उसको पूरा करने जाएंगे तो कभी संभव नहीं। दूसरी भाषा में कहेंगे तो मैं की जो आवश्यकता है वो मैं की क्रियाओं से ही पूरी हो जाती है। शरीर की जो आवश्यकता है उसके लिए भौतिक रासायनिक वस्तुओं की, सुविधाओं की जरूरत है। और अगर हम दोनों को अलग अलग पहचान पाते हैं, शरीर की आवश्यकता को अलग पहचानते हैं, उसके पूरा करने के तरीके को अलग पहचानते हैं, मैं की आवश्यकता को अलग पहचानते हैं, उसके पूरा करने के तरीके को अलग पहचानते हैं, तो फिर दोनों को अलग अलग पूरा करने का काम भी किया जा सकता है। ये दोनों को मिक्सअप करने का काम कर देंगे तो किसी भी एक से दूसरे की जरूरत पूरी नहीं हो सकती। फिर कितना भी मेहनत हम पूरी जिंदगी कर लें, हाथ खाली रहें। तो ये पहचानना जरूरी है कि मैं की जो आवश्यकता है वो मैं की क्रियाओं से ही पूरा होता है। सही समझ और सही भाव जो होना है वो मैं में ही होना है। तो मैं की आवश्यकता मैं की क्रियाओं से ही पूरी हो जाती है।
शरीर की आवश्यकता बाहरी वस्तु से पूरी होती है और उसके लिए जो कुछ शरीर से करना है उत्पादन का काम वो हम यहाँ कर सकते हैं। लेकिन ये जो निरंतर आवश्यकता है मय की, ये पूरा तो मय की ही निरंतर क्रिया से होती है, उसमें शरीर का कोई योगदान नहीं। शरीर और सुविधा से अगर सम्मान की, स्नेह की, सुख की आवश्यकता को पूरा करने जाएंगे, हम 10 समस्याओं में उलझने ही वाले हैं, उलझने ही वाले। कर देते मुझे थोड़ा हार्मोनी में वो लग रहा है। अगर मैं की आवश्यकता और शरीर की आवश्यकता अलग अलग हो जाएंगी तो हार्मोनी कैसे मैच हो पाएगी? हार्मनी कैसे मैच होगी? हार्मनी एकदम सिंपल मैच ऐसे हो जाएगी कि जो शरीर की आवश्यकता है उसको सुविधा से पूरा कर ले, जो मैं की आवश्यकता है उसको सही समझ। और अगर मैं ही नहीं चाहते हो वो सुविधा पूरी करना, लेकिन शरीर चाह रहा है उसकी सुविधा, उसी सुविधा को, तो भी तो हार्मनी जो होगी वो अनमैच हो जाएगी। जैसे जैसे एक उदाहरण बताइए। मान लीजिए मैं चलना चाहता हूँ, मैं बोल रहा है कि मैं चलना चाहता हूँ, लेकिन शरीर मना कर रहा है चलने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे उसको जबरदस्ती करना पड़ रहा है उस काम के लिए, तो वो तो अनमैच हुई ना हार्मनी। अगर ध्यान से देखेंगे ना तो शरीर में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं को मना कर सके चलने की। आप अगर चलने का काम करेंगे तो शरीर पीछे पीछे घसटेगा, लेकिन उसमें कष्ट तो होगा ना, कष्ट तो होगा ही। बिल्कुल कष्ट होगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आप ही के मैं का 2 हिस्सा है, एक हिस्सा है जो चलना चाह रहा है, एक हिस्सा है जो नहीं चलना चाह रहा है। ये पैर थोड़ी ना चलने का निर्णय लेता है कि हम चलेंगे कि नहीं चलेंगे, निर्णय तो हम लेते हैं जी। डिजीज है मतलब अगर डिजीज है ही तो हम चलना भी क्यों चाह रहे हैं, आराम क्यों नहीं दे रहे शरीर को? तो मैं चलना ही नहीं चाहेगा, फिर अगर डिजीज है भी तो मैं चलेगा ही नहीं। अगर बीमारी ही है और आराम की जरूरत है तो मैं चलना ही क्यों चाहे? समझदारी पूर्वक मैं ये क्यों नहीं निर्णय ले सकता है कि शरीर बीमार है तो 2 दिन रेस्ट ले लो, और पैर टूट गया है उसको भी पकड़ के हम मैराथन दौड़ेंगे, ये निर्णय हम क्यों लेना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कभी चलेगा ही नहीं जी, मैं कभी चलेगा ही नहीं। वही समझदारी के साथ देखेंगे तो मैं क्यों चलने का निर्णय लेगा, और अगर निर्णय लेंगे तो टूटे पांव के साथ घसीटेंगे। तो सतर्क है। अगर निर्णय का जगह देखिएगा ना तो ये दिखता है कि निर्णय लेने की सारी प्रक्रिया तो यही घटित है, यहाँ निर्णय लेने वाला कोई हिस्सा नहीं, बल्कि आप जितनी समझदारी और जिम्मेदारी से मैं की जगह पर जीते हैं उतना शरीर को ध्यान रखने का या परेशान करने का काम करते हैं। ये बात सही। अगर यहाँ पर हमारा जीना समझदारी और जिम्मेदारी से होगा तो हम शरीर का उतना ध्यान रखने का काम करता है। अगर यहाँ हमारे में वो समझदारी और जिम्मेदारी नहीं है तो हम खुद तो परेशान होंगे ही, शरीर को भी घसीट के और परेशान करेंगे। तो शरीर अगर चलने लायक नहीं है तो समझदारी वाला निर्णय तो यही है कि उसको आराम दिया जाए, आराम दिया जाए। वैसे तो ये मतलब शरीर पहचान, ये दिखाई देगा आपको कि दर्द को पहचानने वाला शरीर नहीं है, मैं ही पहचानता हूँ तो फिर मैं शरीर को क्यों चलाऊंगा? चलेगा ही नहीं। वही आराम करना समझदारी पूर्वक तो यही निर्णय बनेगा कि दर्द को पहचानने का काम, पैर में कांटा लगने का काम तो शरीर में होता है, लेकिन उसके आधार पर जो दर्द होने की बात है, उस पर ध्यान जाने की बात है, वो तो मेरा ही निर्णय है। और इसको आप 2 तरह से देख सकते हैं। अगर आपके पैर में एक लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाए तो वो दर्द की सूचना आप तक आनी बंद हो जाती है और आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता। एक लोकल एनेस्थीसिया भर दे दें जिससे वो दर्द की सूचना हम तक पहुंचनी बंद हो जाए, हमको कोई दर्द महसूस नहीं होता, सारा काटपीट चल सकता है। तो ये दिखता है कि शरीर में भी जो कुछ भी घटित हो रहा है, अल्टीमेटली उसको पहचानने का और उसको रिस्पॉन्ड करने का जो क्रिया है हमारे में, वो तो यहाँ में ही होता है। वही हम नीचे बात करने वाले हैं, उस पर अभी आता हूँ। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो यही बात लिखी हुई है, उसको थोड़ा और मैं वहाँ जाके एक्सप्लेन कर देता हूँ।
पर ये पहचानना जरूरी है कि ये दोनों प्रकार की आवश्यकताएं अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं, ये दोनों को अगर हम मिक्स करने का काम करेंगे और सुविधा या भौतिक रासायनिक वस्तु से सम्मान की जरूरत पूरा करना चाहेंगे तो भी नहीं होगा। सही समझ और सही भाव भर से हम सोचेंगे कि शरीर का जरूरत पूरा हो जाए तो वो भी नहीं होगा। खूब स्नेह का भाव रखें एक दूसरे के लिए, लेकिन अगर भूख लगी हुई है तो स्वस्थ रहने के लिए भोजन चाहिए, ठंड लग रही है तो कपड़े चाहिए, घर चाहिए, नींद आ रही है तो सोने की जगह चाहिए। ये दिखना जरूरी है कि शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविधा की जरूरत है। और ये हर सुविधा को देखने जाएंगे ना, अगर सम्मान से इसको नहीं जोड़ रखे हैं ना तो इसकी आवश्यकता पहचानी जा सकती है और हम में से हर आदमी की आवश्यकता के पूरा होने का उपाय हो सकता है। शरीर के स्वस्थ रहने के लिए आपकी भी भोजन की जरूरत पूरी हो सकती है, हमारी भी भोजन की जरूरत पूरी हो सकती है, 700 करोड़ लोगों के भोजन की जरूरत पूरी हो सकती है। शरीर को स्वस्थ रहने की दृष्टि से देखेंगे तो आपकी कपड़े की जरूरत भी पूरी हो सकती है, हमारी कपड़े की जरूरत भी पूरी हो सकती है, सभी 700-800 करोड़ लोगों के कपड़े की जरूरत पूरी हो सकती है। घर की जरूरत को अगर पहचानेंगे ना तो हमारी जरूरत भी पूरी हो सकती है, आपकी जरूरत भी पूरी हो सकती है, सभी 800 करोड़ लोगों की जरूरत पूरी हो सकती है। सर अगर सुविधा को सम्मान के साथ नहीं जोड़ते फिर तो सबके लिए सही हो जाएगा, या नहीं होगा सर? वही रोटी कपड़ा मकान अगर सम्मान के साथ नहीं जोड़ रहे कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी हो उससे बड़ी हो तो फिर सेम ही हो गया ना। और वही चीज थोड़ा अंतर इस रूप में होगा कि आप 4 रोटी खा सकते हैं, मैं 5 खा सकता हूँ। आप 3 खा सकते हैं, मैं 2 खा सकता हूँ। आपका कपड़ा 4 मीटर में बन सकता है, हमारा 6 मीटर में बन सकता है। आपको ऑफिस जाने के लिए 2-4 एक्स्ट्रा ड्रेस चाहिए हो सकते हैं, हमको हो सकता है खेत का काम करना हो तो उसके लिए 2 कम ड्रेस से भी काम चल जाए। इतना अंतर तो दिखाई देगा। इसी तरह से ये अंतर भी हो सकता है कि आपको 100 किलोमीटर दूर कहीं काम करने जाना है तो आपको मोटर बाइक की या कार की जरूरत हो सकती है। मेरा काम अपने घर में ही हो रहा है, हमको हो सकता है ना कार की जरूरत पड़े ना मोटर बाइक की जरूरत पड़े। ये अंतर तो होगा और उस अंतर से समस्या नहीं है, वो सबकी जरूरत पूरी हो सकती है। प्रकृति में आज भी इतना उत्पादन हो रहा है कि हर आदमी के भोजन का, हर आदमी के कपड़े का, हर आदमी के घर का या हर आदमी की बाकी जरूरतों की पूर्ति हो सकती है। गलती हमसे ये हो जाती है कि जब हम इन्हीं मुद्दों को सम्मान से जोड़ देते हैं, पहचान से जोड़ देते हैं और हमने गोल ये बना लिया कि हमारी शादी में जो खाना होगा वो पूरे गांव का सबसे बढ़िया भोजन होना चाहिए। अब यही भोजन की जरूरत भी हर आदमी की पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आप सबसे बढ़िया करने की कोशिश करूंगा, फिर जो मैं कर दिया वो बेंचमार्क हो जाएगा आपके लिए। आप उससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे, अगला उससे बेहतर करने का प्रयास करेगा। एक दिन लगेगा कि यार 2 करोड़ रुपया चाहिए, फिर हमारे भारत जी कहेंगे कि सुविधा का अभाव हो रहा है, हर आदमी 2 करोड़ कहाँ से लाएगा। ये बात तो सही है जी, ये पहली बार ही उस चक्र में हम एक बार घुस गए तो निकलेगा तो वहीं जाके जो अभावग्रस्त हम सब होने ही वाले। अपनी सुविधा की आवश्यकता को पहचानने जाएंगे शरीर को स्वस्थ रहने की दृष्टि से तो बड़े आराम से पहचाना जा सकता है। बल्कि ये दिखाई देता है कि जितना जितना इस सुविधा की आवश्यकता को पहचानते जाते हैं, एक निश्चित और सीमित मात्रा में ही इसकी जरूरत दिखाई देती है। लेकिन ये दूसरे विश्व में तो बंगाल में 50 लाख मर के भूख से आप कह रहे सबकी जरूरत पूरी हो जाए। पता करके 2 होमवर्क दूंगा मैं, देखना चाहिए कि जिस समय लाखों लोग भूख से मर गए अकाल में, जिस समय लाखों लोग मर गए भूख से अकाल में ना, उस समय देखना चाहिए कि टैक्स कितना लगा रखा था सरकार ने। गलती किसकी? सरकार की थी। उस समय देखना चाहिए कि टैक्स कितना लगा रखा था सरकार ने। हमारा सिंपल क्वेश्चन ये है। और आज के दिन अगर देखिएगा तो आज के दिन तो इंटरनेट का युग है। आप एक हिसाब लगा के देख लीजिए कि 800 करोड़ लोगों को खाने के लिए कितना चाहिए और गूगल पर सिंपल सर्च करके देख लीजिए कि उत्पादन कितना होता है। आपको आज के दिन का डेटा तो मैं बता सकता हूँ कि हर आदमी के पेट भरने के लिए जितना अनाज चाहिए उससे ज्यादा अनाज आज के दिन सड़ के खराब हो रहे हैं। खाना तो छोड़ दीजिए, सड़ के खराब हो रहे हैं क्योंकि सरकारों के पास रखने की जगह नहीं है।
बढ़ाएंगे। जगह नहीं है, चूहे खा रहे हैं जी। दावतों में खराब हो जाता है इतना तो। कभी देखिए तो डेटा पलट के, ये जो 5 किलो राशन और 10 किलो गेहूं बिक रहा है नभी आज के दिन, उसका एक बड़ा कारण वो भी है। सिर्फ इतना ही कारण नहीं है कि लोगों को उसकी जरूरत है, उसका एक दूसरा कारण ये भी है कि उसको रखने की जगह नहीं बच गई है, जगह नहीं बच गई है। कभी डेटा सर्च करके देखिए, जितने अनाज हर साल खराब हो रहे हैं ना, वो भी आदमी के खाने से ज्यादा है। किसी फंक्शन को देख लेते हैं, किसी ब्याह शादी में देख लेते हैं, कितना दुरुपयोग होता है ना। और धीरे धीरे ये बात दिखाई देगा कि सदुपयोग की प्रवृत्ति के साथ ना जितना अधिक बर्बाद होता हुआ आप देखते हैं, वो उतना आपके लिए दुख का, परेशानी का, पीड़ा का कारण होता है। सदुपयोग की मानसिकता जितनी हमारी होती जाती है उतना चीजों को बर्बाद करने की प्रवृत्ति हमारी कम होती चली जाती है, खत्म होती चली। और छोटा से छोटा भी दुरुपयोग अगर हमारे से कुछ हो रहा है तो हमको पीड़ा देता है, उस पर हमारा ध्यान जाता है, उसको ठीक करने का हमारा मन करता है। तो शरीर की आवश्यकता की दृष्टि से देखेंगे ना, तो बहुत आसानी से उसकी मात्रा को पहचाना जा सकता है कि कितनी जरूरतें हैं हमारी वास्तव में। सम्मान और पहचान से जैसे ही इसको जोड़ देंगे ना, चूंकि ये सम्मान की जरूरत निरंतर है, इसलिए ये सीमित वस्तु से, सीमित सुविधाओं से निरंतर सम्मान की जरूरत कभी पूरी हो ही नहीं सकती। और उस लूप में हम एक बार फंस गए तो अभी हर सुविधा की जरूरत कम पड़ने वाली। अगर कपड़े को हमने अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है, अपना पहचान का मुद्दा बना लिया है, तो हमारा कपड़ा आपसे बेहतर होना चाहिए। मैं जैसे ही प्रयास करके उसको करूंगा, अब जो कपड़ा मैंने ले लिया वो आपका बेंचमार्क हो गया, तो आपका कपड़ा उससे बेहतर होना चाहिए। फिर जो आपने ले लिया वो बाकी सबके लिए बेंचमार्क हो गया। थोड़े समय के बाद स्थिति इतनी उलझी हुई दिखाई देती है कि हर आदमी अभावग्रस्त दिखाई देता है। उस अभाव के साइकिल में हम घुस जाएंगे तो अभाव तो होने ही वाला है जी, अभाव तो होने ही वाला है। भोजन की जरूरत हर व्यक्ति की पूरी हो सकती है। सबसे महंगा भोजन कोई एक आदमी ही कर सकता है। कपड़े की जरूरत हर व्यक्ति की पूरी हो सकती है। सबसे महंगा या सबसे बढ़िया दिखने वाला फर्स्ट प्राइज तो किसी एक को ही नहीं सकता। घर की जरूरत हर व्यक्ति की पूरी हो सकती है। सबसे महंगा घर तो किसी एक का ही हो सकता है। सबसे बड़ा घर तो किसी एक का ही हो सकता है। ऐसे ही मोबाइल की, कार की और जो सुविधाएं आपको समझ में आती हैं, ये जरूरत के हिसाब से पहचानने जाएंगे तो हर आदमी के लिए पूरा हो सकता है। अगर ये सबको स्टेटस सिंबल का मुद्दा बनाते चले जाएंगे तो रोज कॉम्प्लिकेसी होने वाली है, क्योंकि जब तक सब लोग 10 लाख का खरीद रहे हैं तब तक 12 लाख में स्टेटस सिंबल। जैसे ही बाकी लोग 12 में खरीदने लगे और 15 लाख वाला कार स्टेटस सिंबल बने। ये कहीं जाके नहीं रुकेगा, ये 50 लाख में भी नहीं रुकेगा, ये 1 करोड़ में भी नहीं रुकेगा, ये 3 करोड़ में भी नहीं रुकेगा। तुलना के साइकिल में एक बार फंस गए, सुविधा को सम्मान से एक बार जोड़ दिए, पूरी जिंदगी कम पड़ेगी। और जितना ज्यादा उसके लिए प्रयास करेंगे उतना अपने को उलझा हुआ पाएंगे, उतना दूसरे लोगों के उलझने का जगह बना। अपना भी उलझने का काम होगा, दूसरे लोगों के उलझने का डिजाइन। तो ये अंतर पर बार बार ध्यान इसीलिए दिला रहे हैं कि स्वयं को मैं और शरीर इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में पहचान पाएंगे ना, और दोनों की आवश्यकताओं को, दोनों की क्रियाओं को, दोनों के पूरा होने के ढंग को अगर हम अलग अलग पहचान पाएंगे तो दोनों का ध्यान रखेंगे, अलग अलग तरह से ध्यान रखेंगे। मैं की जरूरतों को पूरा करने के लिए सही समझ और सही भाव पर काम करेंगे। शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक सुविधा का इंतजाम करेंगे, भौतिक रासायनिक वस्तु का इंतजाम करेंगे। ये दोनों के लिए समय और प्रयास हम अलग अलग तरह से लगा पाएंगे, ना कि दोनों को बार बार मिक्स करने का काम। इस पर विचार करते रहिए, लौट करके मैं आता हूँ तो और बात करूंगा इस पर, आपके प्रश्नों को भी और सुन लूंगा। ये जो आखिरी मुद्दा है ना,
कि रिस्पॉन्स कैसे करता है, सेल्फ का रिस्पॉन्स, मैं का रिस्पॉन्स और शरीर का रिस्पॉन्स कैसा होता है किसी बाहरी घटना पर, उसको अगर देखेंगे ना तो ये दिखता है कि शरीर में पहचानने निर्वाह करने की क्रिया होती है, जबकि मैं की क्रिया कम से कम मानने के आधार पर होती है। इसका मतलब क्या है उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर शरीर आग में जाएगा, ठीक है, तो जलेगा। आपका शरीर हो चाहे मेरा शरीर, दोनों को गर्मी लगेगी, दोनों जलेगा। बर्फ के ऊपर आपका शरीर बैठे कि हमारा शरीर बैठे, दोनों को ठंडा लगेगा और उसके फलस्वरूप जो भी ठंड से होने वाली परेशानी है वो आपको भी होने वाली है, हमको भी होने वाली है। तो शरीर का पहचानना निर्वाह करना बहुत निश्चित दिखाई देगा। आग में जाने पर जलना दिखाई देगा, नहीं जाएंगे तो नहीं जलना दिखाई देगा। बर्फ पे जाएंगे तो ठंडा लगना दिखाई देगा, नहीं जाएंगे तो नहीं दिखाई देगा। एकदम सीधा सा बात। शरीर में कोई कांटा लग जाए, ठीक, वो कांटा नुकीला होगा तो शरीर के अंदर जाएगा, कांटा नुकीला नहीं होगा तो शरीर के अंदर नहीं जाएगा। ये शरीर और कांटे का पहचानना निर्वाह करना निश्चित दिखाई देता है कि शरीर और कांटा एक दूसरे को पहचानता है। कांटा अगर शरीर से ज्यादा कठोर है तो अंदर जाएगा। इसमें शरीर पहचानता है कि मैं पहचानता हूँ? हाँ, ये अच्छी बात है। पहचानने का काम यहाँ पर देखेंगे तो शरीर में होता रहता है, क्योंकि अगर आप किसी मृत आदमी को भी सुई चुभाएंगे ना, उसके शरीर से हार्ट होगा तो अंदर जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन सर मैं पहचान रहा है ना। दो मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए, उसको पूरा कर देता हूँ। अभी मैं वाले हिस्से को मैं पहले एक्सप्लेन तो कर दूँ, तब आप उस अंदर को ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। एक बार एक्सप्लेन कर दूँ फिर प्रश्न पर आते हैं। शरीर में अगर कोई सुई चुभाई जाए ना, तो सुई अगर शरीर से हार्ड है तो शरीर के अंदर जाएगा। सुई अगर शरीर से हार्ड नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा। लेकिन मैं सुई चुभोने वाले व्यक्ति का सहयोग करूंगा या विरोध करूंगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैंने उसके बारे में क्या मान रखा है। अगर मैंने उसको अपना डॉक्टर मान रखा है, संबंधी मान रखा है, सहयोगी मान रखा है, हितैषी मान रखा है, तो हम उस सुई चुभोने वाले व्यक्ति का सहयोग करें। अगर उसी बीच में हमको ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति जहर देकर के हमको मारना चाह रहा है, हमारे विरोधी से मिला हुआ है, तो हम उस व्यक्ति का सहयोग करेंगे या विरोध करेंगे? विरोध करेंगे। विरोध तो मैं करेगा। एग्जैक्टली, वही तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि पहली स्थिति में हम सुई चुभोने वाले व्यक्ति का सहयोग कर रहे हैं क्योंकि हम उसको डॉक्टर मान रहे हैं, संबंधी मान रहे हैं, हितैषी मान रहे हैं। दूसरी स्थिति में हम सुई चुभोने वाले व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम उसको अब अपना दुश्मन मान रहे हैं, अपनी मौत का कारण मान रहे हैं। ये मानने की क्रिया जैसे ही बदल गई, हमारा आचरण उस व्यक्ति के साथ बदल गया। एक समय जिसको हम सहयोग कर रहे थे, अभी दूसरे समय हम उसका विरोध कर रहे हैं। बदला क्या है देखिएगा, तो बाहर कुछ भी नहीं बदला है, बाहर सब वैसा ही है, सिर्फ हमारे मानने की क्रिया बदल गई। शरीर का पहचानना निर्वाह करना दोनों हालत में एक जैसा होगा। आप चाहे उसका सहयोग कर रहे हो चाहे विरोध कर रहे हो। अगर वो सुई आपके शरीर से हार्ड है और उतना प्रेस करके उसने दबा दिया है, तो शरीर तो एक ही जैसा रिस्पॉन्ड करेगा। वो हार्ड है और दबा दिया है तो सुई अंदर जाएगी, ठीक। अगर उसमें दवा डाल रहा है या जहर डाल रहा है तो दवाई या जहर जाएगा ही। हम चाहे सहयोग कर रहे हो चाहे विरोध कर रहे हो, अगर शरीर और सुई एक दूसरे के संपर्क में आएगी तो यही घटना घटेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हम उस सुई चुभोने वाले व्यक्ति का सहयोग करेंगे या विरोध करेंगे, ये हमारे मानने पर निर्भर करता है। मैं तय करेगा, ये मैं तय करता हूँ। वैसे ही देखिएगा, तो आग में अगर शरीर जाएगा तो गर्मी लगेगी, उसके कारण अगर शरीर पर कुछ दुष्प्रभाव होना है, जलना है, तो यहाँ जलने का काम होगा ही। आप आग में कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे, ये निर्भर करता है इस बात पर कि जो अंदर जल रहा है आग में, उसको आप अपना संबंधी के रूप में देखते हैं कि विरोधी के रूप में देखते हैं। अगर आपका अपना कोई बच्चा अंदर जल रहा हो, आपकी अपनी कोई कीमती वस्तु अंदर जल रही हो,
हम उसी आग में कूद करके उसको निकालने का काम करते हैं। उस प्रक्रिया में शरीर उतना ही जलेगा, जलना ही है। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को बचाने के लिए आग में कूदे हैं तो शरीर नहीं जलेगा, जलेगा जलेगा। लेकिन हम उस व्यक्ति को बचाने का निर्णय लेंगे या उस व्यक्ति को छोड़ देंगे, या उस वस्तु को बचाने का निर्णय लेंगे या उसको छोड़ देंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उसके बारे में क्या मान रखा है। अगर कोई बहुत कीमती वस्तु या सामान है हमारा, तो हम थोड़ा बहुत जल के भी उसको निकालने का कोशिश करते हैं। अगर उतना कीमती सामान या वस्तु नहीं है तो जल जाए, हाँ, हाथ बंद करके पीछे खड़े रहते हैं। तो हमारा रिस्पॉन्स हमारे मानने पर निर्भर करता है। उसी एक व्यक्ति को आप हिंदू मान लेते हैं तो आप एक तरह से व्यवहार करते हैं, थोड़ी देर में आपको पता चल जाए कि वो मुस्लिम है, हमारा सारा व्यवहार बदल जाता है। 1947 की बहुत सारी स्टोरी ऐसी दिखाई देती है। प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं उस पर, जहां आप किसी को हिंदू या मुस्लिम को एक कास्ट का मान करके चलते हैं, थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि वो दूसरी जाति का है। मानना हमारा उसके बारे में बदल जाएगा। जैसे ही ये मानना बदलेगा ना, ये सारा पहचानना निर्वाह करना हमारा बदल जाएगा। उसी व्यक्ति के लिए जो भी हम अपना सारा दिल दिमाग सब लुटाने को तैयार थे, वो सब छीनने की जगह पर अभी हम खड़े हो जाए। तो आदमी की जो सारी समस्या दिखाई देती है ना मानव जाति में, वो समस्या शरीर में नहीं है। शरीर का पहचानना निर्वाह करना तो बहुत निश्चित है। एक तरह की अनुकूलता मिलेगी, शरीर एक तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। दूसरे तरह की अनुकूलता मिलेगी, शरीर दूसरे तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। आप स्वाद के चक्कर में ऐसी चीजें खा लें जो शरीर के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। अभी आपका शरीर बीमार पड़ने ही वाला है, क्योंकि पहचानने की जगह पर शरीर देख पाता है कि ऐसी चीज है जो उसके लिए ठीक नहीं, तो यहाँ बीमार होने ही वाला है निर्वाह करने की जगह। लेकिन मैं का मन कर रहा है खाने का। वही तो, इसलिए उसका इलाज यहाँ मैं की जगह पर होने की जरूरत है, शरीर की जगह पर इलाज नहीं होगा उसका। ये जो मैं को मन कर रहा है खाने का, इसका मतलब है मैंने कहीं न कहीं सुविधा में अपना सुख मान रखा है, स्वाद में अपना सुख मान रखा है, और उस स्वाद के चक्कर में वो अपना स्वास्थ्य खराब करने को भी तैयार हो गया है। तो अभी हम आएंगे, मेरा नेक्स्ट सेशन अभी हमको उसी पर बात करना है कि ये जो मैं में हम अपने अंदर निर्णय लेने का काम करते हैं, वो निर्णय कैसे लेते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है और कैसे वो ठीक हो सकता है। तो ये दिखना जरूरी है कि स्वाद के चक्कर में खाने का जो निर्णय ले रहा है, ये निर्णय मैं ले रहा हूँ, ना कि शरीर ले रहा है। इसलिए उस रोग का अगर इलाज होना है तो वो मैं की जगह पर इलाज होना है, ना कि शरीर की जगह पर इलाज होना है। तो आदमी की जो पूरी समस्या है ना, वो समस्या इस जगह पर है कि मानने के आधार पर पहचानने निर्वाह करने का काम चल रहा है। समाधान क्या है? समाधान भी इतना ही सिंपल है कि ये मानने के साथ साथ जानने का भी काम शुरू हो जाए और सुनिश्चित हो जाए। मानने पर जो आदमी रुका हुआ है और मानने के आधार पर ही जी रहा है, तो मानने में गलती होगी तो जीने में गलती हो जाएगी, मानने में अगर गलती हो गई तो जीने में गलती हो जाएगी। उपाय क्या है? उपाय यही है कि मानने के साथ साथ जानने का भी काम हो जाए। और जानने का मतलब है जो वस्तु जैसी है उसको हम ठीक ठीक वैसा ही समझ लें। तो जो वस्तु जैसी है उसको हम ठीक ठीक वैसा ही जान लें, वैसा ही समझ लें, वैसा ही देख लें, ये जानने का मतलब है। तो वास्तव में हमारा सुख कहाँ से होता है, सुख क्या है, सुख कैसे होता है, इसको हम पहचानने का काम कर लेंगे तो सुविधा को सुखी होने के लिए प्रयोग करना बंद कर देंगे। हमको एक बार दिख जाएगा कि मनुष्य के रूप में अगर इस तरह से हम समझते हैं तो मानव किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी भाषा का हो, एक जैसा है। ये बात अगर हमको दिखनी शुरू हो जाए तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जो हम भेदभाव करते हैं लोगों के साथ, वो भेदभाव खत्म हो सकता है। इस दृष्टि से पलट के देखिए कि मानव के बारे में जितनी बातें यहाँ कही गई हैं वो हमारे लिए लागू होती थी, हमारे पड़ोसी के लिए लागू होती थी, बगल में बैठे हुए दूसरे के लिए लागू होती थी, सबके लिए। ये जानने का मतलब है।
कि जानने के आधार पर जब हम चीजों को देखते हैं ना, हमारे सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। जानने के बदले मानने के आधार पर ही अगर हम जीने का काम कर रहे हैं, तो आज आदमी आदमी के बीच हम 200 भेद बना रखे हैं मानने के आधार पर, मानने के आधार पर। और एक बार मानने में गलती हो गई तो पहचानने निर्वाह करने में गलती होने ही वाली है, जीने में गलती होने ही वाली है। तो शरीर का पहचानना निर्वाह करना देखेंगे तो वो तो बहुत निश्चित है, बहुत निश्चित। शरीर आग में जाएगा तो जलेगा, नहीं जाएगा तो नहीं जलेगा। हम आग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये निर्णय हमारे मानने पर निर्भर करता है कि हमने उसके बारे में क्या मान रखा है। कोई सुई चुभ हो रहा है हमको, शरीर का रिस्पॉन्स तो निश्चित है कि सुई हार्ड होगी तो शरीर के अंदर जाएगी, हार्ड नहीं होगी तो शरीर के अंदर नहीं जाएगी। हम सुई चुभाने वाले व्यक्ति का सहयोग करेंगे या विरोध करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उसके बारे में मान क्या रखा है। तो आदमी के आचरण में जो इतना बदलाव दिखाई देता है, इतना अनिश्चित आचरण दिखाई देता है, वो सारे अनिश्चित और बदलाव भरे आचरण का कारण इतना ही है कि हम सबका मानना अलग अलग हो गया है। हम सबके मानने में बहुत सारा भेद है, हम कुछ और मानते हैं, आप कुछ और मानते हैं। हमारे एक तरह की मान्यता है, आपकी दूसरे तरह की मान्यता है, हमारे आपके जीने में बहुत अंतर दिखाई। उपाय क्या है इस अंतर को खत्म करने का, इस अनिश्चित आचरण से बाहर निकलने का? मानने की जगह जानने का काम अगर शुरू हो जाए और हम मानव को ठीक ठीक समझ सकें, ऐसे ही अभी हम परिवार, समाज और प्रकृति को भी समझने का काम करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि जानने और समझने की जगह पर हम वस्तुतः एक जैसे हैं कि नहीं। तो कम से कम मानव को समझने का जितना काम हम लोगों ने किया है, उसको पलट के देखिए कि मानव के रूप में ये हम सब की चाहना है कि नहीं। मैं जो है वो आप बुद्धि को कह रहे हो, मन को कह रहे हो, मैं क्या चीज? अच्छा है, मन कहिए उसको, बुद्धि कहिए, आत्मा कहिए, कुछ भी शब्द दे दीजिए। अभी मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, मैं आऊंगा एक दिन उन शब्दों पर भी आऊंगा। एक दिन में क्लोज करने के पहले ये मन, बुद्धि, आत्मा जैसे शब्दों पर भी आऊंगा। पर अभी मुख्य बात ये समझने की जरूरत है कि आप मन के रूप में, बुद्धि के रूप में अंदर अगर देखने जाएंगे तो कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई विचार, कोई न कोई समझ या मान्यता, कोई न कोई भाव, यही तो दिखाई देगा अंदर। और क्या दिखाई देगा? बुद्धि के नाम पर भी, मन के नाम पर भी हम अगर देखने जाएंगे ना अंदर, तो इन्हीं में से किसी न किसी क्रिया को तो देखने का काम करें। जो अंदर चल रहा है वही तो दिखाई देगा। नाम उसको मन लीजिए कि बुद्धि लीजिए कि आत्मा लीजिए कि कुछ और ले लीजिए, जो है अंदर वही तो दिखेगा कि नहीं। प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, उसको पानी कहिए कि वाटर कहिए कि जल कहिए कि कुछ भी कह लीजिए, शब्दों में क्या रखा है और उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मुद्दा यह है कि वो जो क्रिया के रूप में हम अपने अंदर देखने जाते हैं, तो क्या क्रिया हमको दिखाई देती है, क्या एक्टिविटी हमको दिखाई देती है, उसको पहचानने और ठीक करने के काम को हम कर सकें, मुख्य जरूरत इसकी है। तो अभी मैं उसको कह रहे हैं जो हमारे अंदर चलता हुआ हमको दिखाई देता है और जो शरीर पर निर्भर नहीं है। शरीर से जुड़ी हुई सभी आवश्यकताएं शरीर के साथ साथ बदलती रहती। मैं से जुड़ी हुई जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, इसमें से कोई भी बदलता नहीं। जैसे शरीर बीमार हो जाए ना, आपका चलने का, दौड़ने का कैपेसिटी कम हो जाए, वो क्षमता कम हो जाएगी, आप उतना ही चल दौड़ने का काम नहीं कर सकते। लेकिन अपनी इच्छा की क्रिया को, विचार की क्रिया को देखिएगा ना, बीमारी की जगह पर भी लगातार चलता रहता है। बेड पर लेटे हुए हो, बिस्तर पर लेटे हुए हो, उसके बावजूद भी ये इच्छा की क्रिया, ये विचार की क्रिया लगातार चलती रहती है। वो हमारे यहाँ एक कहानी कहते हैं कि खाली है और ज्यादा चलती है, खाली है तब और ज्यादा चलता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल। वो हमारे कहानी कहते हैं कि एक बूढ़ा आदमी एक बार मर रहा था, तो मरते समय उसके 4 बेटे थे। उसने पूछा बड़ा बेटा कहाँ है? तो कहा यहाँ बगल में बैठा हुआ है। कहा ये दूसरा बेटा कहाँ है? कहा इस तरफ है। कहा तीसरा नहीं दिखाई दे रहा है? कहा वो है ना आपके सिराने इस तरफ खड़ा है।
कहा अच्छा चौथा और आखिरी कहाँ है? तो कहा चौथा भी इस तरफ। लोगों ने सोचा मरते समय अपने चारों बेटे को देखना चाह रहा है, इसलिए पूछ रहा है कि भाई ये चारों बेटे कहाँ हैं? जब चारों हो गया तो उसने पूछा लौट के, नालायकों तुम चारों यहाँ हो तो दुकान पे कौन बैठा? ये तो इच्छा विचार है ना, ये तो दुकान के बारे में मरते समय भी चल रहा है, वो खत्म नहीं हो गया। ये पहचानना जरूरी है कि ये जो इच्छा विचार आशा की क्रिया है ना, ये तो लगातार हमारे में चलते रहते हैं। हम बीमार होकर भी लेटे हुए हों और 10 आदमी से विरोध याद आ रहा हो, दुश्मनी याद आ रहा हो, बदला लेने की प्रवृत्ति याद आ रही हो, देखिए उस बेड पर लेटे हुए भी आराम में रहते हैं कि परेशानी है। तो ये दिखना जरूरी है कि मैं से जुड़ी हुई सारी आवश्यकताएं शरीर पर निर्भर नहीं है। मैं की क्रियाओं को भी देखेंगे तो वो शरीर पर निर्भर नहीं है, जबकि शरीर से जुड़ी हुई क्रियाएं और शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकताएं ये शरीर पर निर्भर है। और रिस्पॉन्स की जगह पर भी देखेंगे, निर्वाह करने की जगह पर देखेंगे तो शरीर का पहचानना निर्वाह करना तो बहुत निश्चित है, एक जैसा है, एक जैसा। शरीर को अनुकूल चीजें खिलाएंगे तो स्वस्थ होगा, प्रतिकूल चीजें खिलाएंगे तो बीमार होगा। वो चाहे आप अपने मन से खाएं, चाहे दूसरा जबरदस्ती पकड़ के खिला दे, दोनों हालत में शरीर एक सा ही बीमार होने वाला है कि नहीं? आप अपने मन से व्यर्थ की चीजें खा लें या कोई जबरदस्ती पकड़ के खिला दे, दोनों ही हालत में शरीर का पहचानना निर्वाह करना तो एक ही जैसा होगा। लेकिन मेरा पहचानना निर्वाह करना मेरे मानने पर निर्भर करता है। इसलिए अगर मानने में गलती हो गई तो मेरे पहचानने निर्वाह करने में गलती हो। मानना ठीक हो, इसके लिए चीजों को ठीक ठीक जानने की जरूरत है। तो आप अगर आदमी में भी देखेंगे ना, तो समस्या की जगह शरीर में नहीं है, समस्या की जगह मैं में है। मैं में भी क्या समस्या है? तो ये मानने की जगह पर गलती हो गई है, इतना ही समस्या है। उपाय क्या है? उपाय यह है कि ये मानने पर रुकने के बदले उसको जानने तक पहुंचाने का काम कर दिया जाए, और उसी प्रक्रिया का नाम शिक्षा संस्कार है। तो और अच्छी बात यह है कि छोटा से छोटा बच्चा भी चीजों को जानना ही चाहता है, समझना ही चाहता है। बल्कि जितने बड़े होते चले जाते हैं ना, उतना जानना और समझना कई बार मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि मान्यताओं का एक ज्यादा बड़ा बोझ, ज्यादा बड़ी गठरी हम सब इकट्ठा कर लेते। एक बच्चे की जगह से देखेंगे ना, तो वो मानने का काम बहुत कम होता है उसके अंदर इकट्ठा, इसलिए जानने का काम बहुत स्वाभाविक रूप से हो सकता है, दिखाई देता है। एक छोटे से छोटे बच्चे को भी देखिए, जिस चीज पर उसकी नजर पड़ती है ना, वो उससे जुड़ा हुआ 10 सवाल पूछता है। आप उस सवालों को बिना डांटे सम्मान और स्नेह के साथ जवाब देते रहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। एक समय के बाद या तो हमारे पास समय नहीं होता है, या जवाब नहीं होता है, तो हम अपना टोन बदल लेते हैं। उस बदले हुए टोन से वो तुरंत समझ जाता है कि अब आगे कुछ पूछना ठीक नहीं है, भाग गए। ठीक बात है। तो ये मैं है वो बॉडी पे डिपेंड है या नहीं? हाँ, अगर बारीकी से देखेंगे तो मैं की कोई भी क्रिया और मैं की कोई भी आवश्यकता शरीर पर निर्भर नहीं। मगर फिर भी मान लो कि कोई पित्तजन्य आदमी है, तो उसका प्रभाव उसके विचारों में पड़ता है, वर्तन में पड़ता है, व्यवहार में पड़ता है। अगर वो वातजन्य या प्रकृति का आदमी है या वातजन्य कोई बॉडी में मिस्टेक है, तो भी उसका माइंड में, व्यवहार में, वर्तन में, सभी में, विचार में, सभी में प्रतिपादित होता है। ये बात बहुत अच्छी है जो कह रहे हैं कि मैं और शरीर के इंटरेक्शन को अगर देखेंगे ना, तो ये बात सही है कि आज के दिन हम शरीर के साथ इतना जुड़ करके, इतना तदाकार होकर के जी रहे हैं, खुद को शरीर मान करके ही जीने का काम कर रहे हैं। इसलिए शरीर से जुड़ा हुआ हर छोटा से छोटा चीज हमारे सुख दुख को प्रभावित करता रहना है। थोड़ा अनुकूल खाने को मिल जाए तो मन में थोड़ा अच्छा लग जाता है, एक दिन खाने को थोड़ा ठीक नहीं मिले, यहाँ मन दुखी होना शुरू हो जाता है।
ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हमने कहीं न कहीं अपने आप को शरीर मान करके ही जीने का अभ्यास कर लिया है, वो आदत बना लिया है, वो प्रवृत्ति बना लिया है। इसका एकदम लूट उदाहरण है कि आपकी घड़ी बड़ी पसंदीदा आपने कहीं से खरीद के लाई हो और टूट जाए तो आपको दुख होता है। किसी दूसरे की घड़ी टूट जाए आपको उतना दुख नहीं होता। ये देख पाते हैं? इसका मतलब टूटती हुई घड़ी दुख नहीं देती। जिस घड़ी के साथ हमने अपना तादात्म्य जोड़ लिया है कि मेरी घड़ी है, वो मेरी का टूटना दुख देता है, घड़ी का टूटना दुख नहीं देता है। ये देख पाते हैं कि घड़ी टूट के गिरे तो मेरी घड़ी टूटती है तब दुख देता है, मेरा बच्चा कुछ गलती करता है तब दुख देता है, मेरा पति या मेरी पत्नी कुछ करती है ना, वो दुख देता है, दूसरे का नहीं देता। इसका मतलब मुद्दा बच्चे का गलती करना नहीं है, मुद्दा घड़ी का टूटना नहीं है। मुद्दा ये है कि ये मेरा मैं के रूप में हमने क्या मान लिया है, किसको मान लिया है। तो एक कार के साथ भी अगर हमारा बहुत जुड़ाव और चिपकाव हो जाए ना, तो देखिए रोड पे किसी से कार सट जाए थोड़ी सी, आदमी लड़ लेता है, ठीक है, गाली गलौज कर लेता है, आग बबूला हो जाता है, मारपीट भी कर लेता है। तो खराब हुई थी कार, उसके लिए अपना शरीर टुका लिया, मारपीट कर लिया, तो और आग बबूला हो गया, गुस्से में आ गया, क्रोध में आ गया, अपमान में आ गया, विरोध में आ गया, तो मन भी खराब है। उस कार का सीधा संबंध कुछ नहीं था, ना आपके शरीर से ना आपके मैं से, कोई संबंध नहीं था। लेकिन कार के साथ आपने मेरे का मैं का भाव जोड़ लिया कि मैं ही कार हूँ या मेरी ही कार है। तो जैसे ही उस पर थोड़ी सी भी चोट लगती है, वो चोट हमको अपने ऊपर महसूस होती है, अपने ऊपर महसूस होती है। तो अभी हमने शरीर के साथ इतना तदाकार और तादात्म्य होकर के जीने का डिजाइन बना लिया है कि शरीर में होने वाली हर छोटी से छोटी घटना हमको प्रभावित करती है, हमको असर डालती है। तो यहाँ वात के रूप में, यहाँ पित्त के रूप में, यहाँ कफ के रूप में शरीर में होने वाला कोई भी असंतुलन हमारे अंदर असंतुलन का कारण बन जाता है, क्योंकि हम शरीर के साथ उतना जुड़ करके, उतना चिपकाव रख करके, उतना मैं मेरा मान करके जी रहे हैं। जितना ये शरीर के साथ हमको अपनी दूरी का पता चलना शुरू होता है, जितना वो मैं और मेरे का भाव टूटना शुरू होता है, उतना ये दिखाई देता है कि शरीर में घटने वाली घटना से खुद के प्रभावित होने की जरूरत नहीं। जब तक हम शरीर को ही मैं या मेरा मान करके जी रहे हैं, तब तक तो शरीर में घटने वाली हर छोटी से छोटी घटना उसी तरह से प्रभाव डालती है जैसे हमारे कार में किसी का धक्का लग जाए तो हमको प्रभाव डालता है। लेकिन जैसे जैसे शरीर के साथ हमारा तादात्म्य टूटना शुरू होता है, शरीर को एक अलग वास्तविकता के रूप में हम देखते हैं, स्वयं को एक अलग वास्तविकता के रूप में देखते हैं, और अभी आगे इस बात को और देखेंगे कि निर्णय लेने का सारा काम अल्टीमेटली यहाँ देखिएगा तो मैं की जगह पर होने का भाग होता है। ये जितना जितना अपने में दिखाई देना शुरू होता है, उतना उतना हम स्वयं में स्थिर होकर के शरीर से अप्रभावित रहते हुए जीने का काम कर सकते हैं। शरीर से अप्रभावित रह करके जीने की जगह ही वस्तुतः हमारे सही समझ और सही भाव का प्रमाण है। जब तक हम शरीर के साथ तदाकार होकर के जी रहे हैं, उसी के साथ तादात्म्य होकर के जी रहे हैं, तब तक तो शरीर में होने वाली हर अनुकूलता और प्रतिकूलता हमारे सुख और दुख का कारण बनने ही वाली है। इस पर और विस्तार करेंगे हम धीरे धीरे, जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे हम एक एक करके इसका और विस्तार करेंगे। अभी के लिए तो हम इतनी ही बात कह रहे हैं कि मैं से जुड़ी हुई आवश्यकताओं को देखेंगे तो वो सही समझ और सही भाव से पूरा हो सकता है। शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकताओं को देखेंगे तो वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से, सुविधाओं से पूरी हो सकती है। और ये दोनों को जितना हम अलग अलग पहचानने का काम करते हैं, उतना दोनों के मिक्सिंग होने का काम नहीं होता है। किसका? धर्म का। देखिए आप अपने से ही पूछ के देखिए कि धर्म को कौन समझता है? शरीर समझता है कि मैं समझता हूँ? शरीर तो छूट जाता है वो। बहुत ज्यादा अनुष्ठान कीर्तन भजन की आवश्यकता नहीं है धार्मिक होने के लिए। तुम्हारा जुड़ा अगर हमसे पूछिएगा ना,
तो धार्मिक होने के लिए सही समझने, सही भाव रखने की जरूरत है। ये सही समझ और सही भाव को आप घर में रह के विकसित कर लें, कि मंदिर जाके विकसित करें, कि अनुष्ठान करके विकसित करें, ये अंतर तो हो सकता है। लेकिन सारा अनुष्ठान करके, सारा कीर्तन और भजन करके भी अगर सही समझ और सही भाव नहीं विकसित हो रहा है ना, तो हमको रुक के देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मर गया है आदमी और हम लाश पीटे जा रहे हैं। जी, तो ये कहावत है, भूखे भजन ना हो गोपाला। तो अगर शरीर में भूख है, नहीं मिल रहा, तो क्या वो धार्मिक हो पाएगा? हमारा तो एकदम सिंपल कहना है कि क्या अस्तित्व में इतना अभाव है कि भूखे रख के हमको भजन करने की जरूरत है? पेट भर के कर लेना जी। अभाव है उसके जीवन में, इसके लिए कविता है। हम दो बात कहेंगे, हम सारी कविता कहानियों का सम्मान करते हुए दो बात कहेंगे। पहली ये कि क्या सचमुच अस्तित्व में इतना अभाव है कि हमारे खाने पीने रहने का भी इंतजाम नहीं रहा? अगर ऐसा है तो हमको थोड़ा अपने स्किल पर काम करने की जरूरत है कि अस्तित्व में चींटी को खाने का अभाव नहीं, जो 2-4 ग्राम खाती हो। हाथी को खाने का अभाव नहीं है, जो क्विंटलों खाता हो। ये दोनों के बीच में जो आदमी है, जिसको किलो 2 किलो खाने की जरूरत है, उसको इतना अभाव क्यों हो रहा है? एक बार रुक के उसको पहचानने की जरूरत है। नहीं, मेरा विषय दूसरा। 2 मिनट दीजिए ना, आपके विषय पर आता हूँ। विषय आपका जो मूल सॉल्व होगा वो तो यहाँ से होगा, क्योंकि प्रकृति में अभाव है ही नहीं। हम पहले अभाव पैदा कर लेते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं। करेंगे हम उस पर बात। ये ऐसा ही है, एक बार हमने सीट बना लिया IIT में 10,000, फिर ये बात शुरू करते हैं कि हर आदमी का रोजगार कैसे मिलेगा। अरे भाई, इंजीनियरिंग और IIT एकमात्र धंधा है, यहाँ खूंटा गाड़ के बात क्यों शुरू कर रहे हो? खूंटा तो वही गाड़ दिए कि IIT और इंजीनियरिंग एकमात्र उपाय। फिर कहेंगे कि हर आदमी का रोजगार कैसे हो सकता है? नहीं होगा जी। हम अपना एक कटघरा और घेरा बांध के सोचेंगे कि 800 करोड़ आदमी को उसमें खड़ा कर देंगे, ये कैसे संभव है? तो पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भोजन की, कपड़े की, घर की जो जरूरतें हैं, आदमी समझदारी के साथ उत्पादन करने की क्षमता किसी शेर से, किसी हाथी से, किसी चींटी से आदमी की बहुत अधिक है। हाथी जिंदगी में एक पेड़ नहीं लगा सकता, ठीक है? जो वो लीड कर देता, गोबर कर देता ना, वही प्रकृति को काम आती। आदमी के पास इतनी क्षमता है कि लाखों की संख्या में पेड़ लगा सकता। आज के दिन 15-15, 20-20 लाख पेड़ लगाए हुए लोग हैं। तो आदमी की उत्पादन क्षमता उसकी जरूरत से कई गुना अधिक है। ये हमको आपको पहले पहचानने की जरूरत है कि इतना अभाव नहीं है। अब उसके बाद भी अगर आप कहेंगे कि अभाव की स्थिति किसी की बन गई है, तो क्या हो सकता है? वो यहाँ काम कर सकता कि नहीं? मेरे हिसाब से अगर इस अभाव से अप्रभावित रहने की क्षमता है उसकी, तो जरूर कर सकता है। अगर इस अभाव से अप्रभावित रहने की क्षमता नहीं है उसकी, तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जैसे हमको अगर कहिएगा दिन में एक टाइम खाना खा के भी पूरे शिविर 12 घंटे चला दें, मैं तो चला दूंगा, क्योंकि हमको इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आप कहिएगा कि हर आदमी एक टाइम ही खाना खा के शिविर सुने और ले, ये नियम बनाने की जरूरत है। तो अगर आदमी इस वाली जगह से अप्रभावित रहने का अभ्यास कर लिया है, तब तो इसके बिना भी यहाँ काम कर ही सकता है। और इसके बिना का मतलब यहाँ की कम मात्रा में भी यहाँ काम कर सकता है। लेकिन मैं उसमें जाने की सलाह नहीं दूंगा किसी को। मैं तो सिंपल कहूँगा कि एक बार रुक के देखा जाए कि हमारी उत्पादन क्षमता हमारी जरूरत से अधिक है कि नहीं, है कि नहीं। आज के समय तो सरकारी योजनाएं हैं जी, लोगों को गली से गली तक में जो है वो गेहूं, चावल, नमक, तेल सब पहुंचवा रही है। तो अभाव की क्या इतना प्रकृति में अभाव है, या हमने आपने एक अभाव का डिजाइन बना लिया है? प्रश्न के उत्तर में ये 2 बात कह रहा हूँ। पहला ये कि सामान्य नियम तो यही है कि हर आदमी इस जरूरत को पूरा कर ले, इस जरूरत को भी पूरा कर ले। ये दिस और दैट में हम क्यों चलें? दिस एंड दैट में क्यों नहीं चल सकते? ये या ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? ये और ये दोनों क्यों नहीं हो सकता? हम उसको इस जगह से ही क्यों शुरू करें कि या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा?
ये तो ऐसा प्रश्न है कि आप हमसे पूछें कि तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे कि बाएं गाल पे थप्पड़ मारे। अरे भाई पहले ही सवाल पे ये क्यों नहीं शुरू करें कि थप्पड़ क्यों मारोगे जी, थप्पड़ क्यों मारोगे? तो आप यहाँ अभाव या यहाँ अभाव से शुरू क्यों करें? ये दोनों को पूरा करने का काम क्यों नहीं कर सकते? मैं तो उस पक्ष में हूँ कि काम वहाँ किया जाए, लेकिन अगर आप घेर के हमको पूछेंगे ही कि यहाँ अभाव हो फिर भी वहाँ काम हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, बशर्ते आदमी शरीर और सुविधाओं के साथ बहुत जुड़ा हुआ और चिपका हुआ नहीं। अगर शरीर पर सुविधा पर उसकी बहुत निर्भरता है तो फिर तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर शरीर और सुविधा पर उसकी उतनी निर्भरता नहीं है तो जरूर काम कर सकता है, वहाँ आदमी क्यों नहीं कर सकता? आप कुछ कह रहे थे मेरी सॉरी। सर में क्या फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज से, तो सर फिर इंसान से भी क्या, शरीर से भी क्या पड़ेगा फर्क? कोई भी इंसान चला जाए वही कार से लगाव होने का क्या मतलब है? वो पुरानी कहानी है कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, किसी को जाना था तो बीच में नाव थी, नदी थी, नाव से पार किया उसने, उसके बाद 3 किलोमीटर और पैदल जाना था। तो जब नाव से पूरी नदी पार कर ली उसने, तो फिर वो 3 किलोमीटर चलने के लिए नाव को उठा के सिर पे रख लिया कि अब इतना दिन तक नाव साथ दिया है तो ये 3 किलोमीटर भी उसको लेके चलेंगे। अगर सिर पे उठा के वो नाव रख लिए ना तो 3 किलोमीटर तो छोड़िए, 3 मीटर चलना भी बहुत मुश्किल है। हमको समझने की जरूरत है कि ये साधन एक जगह से दूसरी जगह तक, एक सीमा तक पहुंचने के लिए तो सहयोगी, उसके आगे पीछे भी उसको सिर पे रख के चलेंगे, जिंदगी में वो सहयोग करने के बदले समस्या और बाधा बनने वाला है। वही कार जो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहयोग दे रही है, अगर वही कार से आपका उतना ममत्व हो जाए कि दिन रात आप उसी के बारे में सोचते रहें, नींद खराब होने वाली और उसमें लगने वाली हर चोट अपने ऊपर लगने वाली चोट की तरह दिखाई। तो साधन को साधन की तरह देखा जाए और पहचाना जाए, उसको साध्य ना मान लिया जाए। साधन साधन की जगह तक तो ठीक है, आप उसी को साध्य बना लेंगे, उसी को लक्ष्य बना लेंगे, उसी को गोल बना लेंगे तो समस्या में हम और आप अभी उलझ नहीं पाएंगे। मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, अब ये माने कि शरीर को त्याग दिया, अब वो मन तो उसकी आत्मा तो हमारे साथ नहीं है ना। वही अभी आएंगे धीरे धीरे हम मृत्यु वाले मुद्दे पर भी, पर इस बात पर भी हम बात करेंगे कि किसी की मृत्यु हो जाए तो सिर्फ रोना धोना ठीक है या कुछ और भी बेहतर उपाय हो सकते हैं उसके साथ जुड़ाव महसूस करने का और आत्मीयता को व्यक्त करने का। किसी सेशन में हम आएंगे, उस पर भी थोड़ी बात कर देंगे, उस पर भी थोड़ी बात कर देंगे कि किसी की मृत्यु ही हो जाए तो क्या करना ठीक है, रो धो करके सर पीट लेना ठीक है या कोई और बेहतर तरीका भी हो सकता है अपनी भूमिका को एक्सप्रेस करने का। तो अभी तो इस प्रश्न को यहाँ पर रोक लेता हूँ, उसको और एक्सटेंड नहीं करता हूँ, लेकिन हम बात करेंगे किसी दिन उस पर। अभी के लिए तो ये देखना शुरू करिए कि समस्या का जो कुल जगह अस्तित्व में दिखाई देता है या मानव में दिखाई देता है ना, वो शरीर में समस्या नहीं, समस्या मई में। मई में भी जो समस्या है वो समस्या सिर्फ इतनी है कि मानने के आधार पर जब तक हम जीते रहते हैं तो मानने में गलती होती है तो जीने में गलती हो जाती है। समाधान भी मई में ही है कि मानने की जगह जानने का भी काम हो जाए और अब हमारा मानना जानने के आधार पर। जानने का मतलब है मानव को हम ठीक ठीक समझ पाते हैं, परिवार को हम ठीक ठीक समझ पाते हैं, समाज को हम ठीक ठीक समझ पाते हैं, प्रकृति और अस्तित्व को हम ठीक ठीक समझ पाते हैं, तो ये जानने का मतलब है। दूसरी भाषा में कहें तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही देख पाना, ये जानने का मतलब है। तो चूंकि अभी हमने मानव को समझने का काम किया है, अब इस दृष्टि से आप देख सकते हैं कि मानव के रूप में हम सभी एक जैसे हैं कि नहीं। जाति, भाषा, रंग, वर्ण, भेद, संप्रदाय, उम्र, अवस्था, इसमें से किसी भी चीज का इन दोनों पर कोई फर्क पड़ता है? जितना जितना इस बात को हम समझते हैं उतना उतना जो अलग अलग मानना हमने कर रखा है आदमी के बारे में, उन सभी मान्यताओं से हमारी मुक्ति हो सकती है, हम उससे बाहर निकल सकते हैं। इसलिए मनुष्य के लिए समझने का काम, शिक्षा संस्कार का काम एक मुख्य काम है।
तो समस्या भी जो है आदमी में वो यहाँ मैं की जगह पर है। समाधान भी जो उसका है वो यही होना है, हम में ही होना है। बाहर बहुत पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। समस्या भी अपने अंदर उलझी हुई है यहाँ मानने की जगह पर। और मानने में जैसे ही गलती हो गई ना, आचरण बदल जाए, आचरण बदल जाए। पुरानी मूवी में देखते थे, बहुत सारी जगहों पर ये दिखता था। दो बिछड़े भाई, आप देखे होंगे कई मूवी के सीन में दिखाता था, दो बिछड़े भाई एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं, थोड़ी देर में कोई आके बता देता है तुम दोनों भाई हो, वो तलवार छोड़ के गले में जाते हैं। देखे? बहुत बार देखे हैं। ये मानने की जगह पर चीजों के बदलते ही यहाँ आचरण बदल जाता है। तो एक गलत मानने से दूसरे गलत मानने में, तीसरे गलत मानने में जाते रहे, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन इस बात से निकलेगा कि मानने की जगह पर जानने का काम हम कर लें। तो मान लीजिए पहले जाति के आधार पर भेद करते थे यहाँ मान करके, तो उसकी शिकायत थी लोगों को। आज जाति के आधार पर भेद नहीं करें, धन के आधार पर, पद के आधार पर भेद कर लें, तो वो तो ऐसा ही है कि एक नाले से गिरे दूसरे नाले में पड़ गए, एक नाले से निकले दूसरे नाले में गिर गए। किसी भी आधार पर भेद करेंगे, जाति के आधार पर करिए कि धन और पद के आधार पर करिए, भेद तो भेद है जी, वो एक आदमी को भी स्वीकार नहीं होता। और मानव की जगह से जब समझने जाते हैं तो ये दिखता है किसी भी जाति का, कितने भी धन का, कितने भी पद वाला आदमी हो, ये शरीर और मैं का सहअस्तित्व वो सभी हैं। शरीर से जुड़ी हुई ये सारी आवश्यकताएं उन सभी की हैं। मैं से जुड़ी हुई ये आवश्यकता और ये क्रिया और ये रिस्पॉन्स, ये सब उन सब में दिखाई देता है। जितना जितना हम मानव को ठीक ठीक समझने का काम करते हैं, उतना उतना मानव से जुड़ी हुई सारी मान्यताएं हमारी समाप्त होने लगती हैं, भेद खत्म होता है। जितना ये समझने का काम हम नहीं किए हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा मान करके रखे हैं, उतना ये समस्या होने ही वाला, होने ही वाला। शरीर में पहचानना, निर्वाह करना, शरीर पर पहचानने निर्वाह करने का फिर से एक उदाहरण दे देता हूँ। आप कोई ऐसी चीज खा लीजिए जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, अपनी मर्जी से खाइए या कोई दूसरा जबरदस्ती पकड़ के मुंह में डाल दे, उससे खाइए। दोनों हालत में अगर वो चीज शरीर के लिए ठीक है तो स्वास्थ्य में काम आएगी, शरीर के लिए ठीक नहीं है तो शरीर को बीमार करेगा। शरीर का ये पहचानना, निर्वाह करना बिल्कुल निश्चित है, चाहे हम अपने पसंद से खा रहे हों, चाहे कोई दूसरा जबरदस्ती हमको खिला रहा है। आप अपनी पसंद से जहर खाएंगे तो भी मरेंगे, जो आत्महत्या में लोग करते हैं। थोड़ा नहीं तो पहचान जी नहीं तो पहचान ये स्वस्थ या बीमार होने का काम कहाँ हो रहा है, शरीर में कि मैं में? इसको पलट के देखिए, बीमार तो शरीर होगा, तो बीमार होने का काम तो शरीर में होता है, पर परेशान तो मैं होता है। वही परेशानी यहाँ खड़ी है, परेशानी यहाँ खड़ी है। इलाज परेशानी का होगा, एग्जैक्टली। तो अभी एक मिनट, तो ये देखना जरूरी है कि पहचानने निर्वाह करने का काम शरीर में तो एक जैसा होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप जहर अपनी पसंद से खाइए, अपने मन से खाइए, कि दूसरा आपको मुंह में डाल दे, इंजेक्शन लगा दे, दोनों ही हालत में शरीर का पहचानना निर्वाह करना तो एक जैसा होगा ना। जहर अगर शरीर में गया है तो अपनी मर्जी से जाए कि दूसरे के धक्का देने से जाए, शरीर का पहचानना निर्वाह करना एक जैसा होगा। पहचानने की जगह पर शरीर ये पहचान पाता है कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। निर्वाह होने की जगह पर शरीर या तो बीमार मिलेगा या मर जाएगा। तो पहचानने की जगह पर शरीर ये पहचान पाता है कि ये जहर है, मेरे लिए अनुकूल नहीं है। निर्वाह करने की जगह पर शरीर या तो बीमार दिखाई देगा या मरा हुआ दिखाई देगा। यही तो होगा। मैं क्या करा फिर? जी मैं जान सकता है। यहाँ मैं की जगह पर देखिएगा ना, तो मैं की जगह पर ये दिखाई देता है कि मैं चीजों के बारे में क्या मान रखा हूँ, उसके आधार पर मेरा पहचानना निर्वाह करना निर्भर करता है। तो जो एकदम सिंपल उदाहरण दे रहे हैं कि शरीर में अगर आप सुई चुभाएंगे,
तो हमारा मित्र चुभाए कि हमारा दुश्मन चुभाए। अगर सुई ज्यादा हार्ड है शरीर से तो शरीर के अंदर जाए। तो शरीर और सुई एक दूसरे को पहचानती है, हार्ड होने के आधार पर शरीर के अंदर चली जाती है, ये निर्वाह करता है। शरीर और सुई एक दूसरे को पहचानती है, हार्ड होने के आधार पर सुई अंदर चली गई, ये शरीर के साथ उसका निर्वाह करता है। सुई थोड़ी पहचानती है। सुई और शरीर अगर एक दूसरे को नहीं पहचानते कौन पहचानता है? सुई नहीं पहचानती। ये जो बात आपने शुरू किया ना कि सुई नहीं पहचानती, हमको इतना ही कहना कि इस बात को आराम से देखा जाए कि सुई को किसी एक जगह पर रख दें और उसके ऊपर दबाव डालें तो सुई उसके अंदर जाती है कि नहीं जाती? अगर जाती है, कोई ऐसा सुई रख दीजिए और उसके ऊपर हाथ से दबाव दीजिए, हाथ के अंदर सुई जाती कि नहीं जाती? खड़ी का लेकर जाएगी, दाएं नहीं जाएगी। एग्जैक्टली। तो ये दिखना जरूरी है कि उस खड़ी सुई पर अगर हम हाथ डाल के दबा रहे हैं और सुई अंदर जा रही है, अब प्रश्न तो करेगा उत्तर के लिए। तो ये दिखना जरूरी है कि हम अगर दबाव सुई के ऊपर दे रहे हैं तो सुई हाथ के अंदर जा रही है। लोहा रख के दबाइए ना, सुई नहीं जाएगी, सुई टेढ़ी हो जाएगी। हाथ रख के दबाइए, सुई अंदर जाएगी। लोहा एक रख दीजिए और फिर ऊपर से दबाइए, सुई टेढ़ी होगी। इसका मतलब सुई एक बार पहचान पा रही है कि लोहा है, एक बार पहचान पा रही है कि मुलायम हाथ है, तभी तो दोनों जगह पर उसका रिस्पॉन्स अलग अलग हो रहा है। एक जगह वो हाथ को चीरती हुई अंदर चली जा रही है, दूसरी जगह वो खुद ही मुड़ करके दब जा रही है। इसको कह रहे हैं पहचानना और निर्वाह करना। लेकिन ये तो पहचान तो हम रहे हैं कि सुई सुनने और पकड़ने का काम नहीं करेंगे तो कैसे बात करेंगे? देखिए, सुई टेढ़ा है, इसको भले हम देख रहे हैं, लेकिन हम आंख भी बंद कर लें, ना भी देख रहे हो, सुई टेढ़ी होगी कि नहीं होगी? आंधी से ही एक लोहा गिर जाए सुई के ऊपर, सुई टेढ़ा होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब सुई का लोहे को पहचानने का और निर्वाह होने के रूप में टेढ़ा होने का काम तो हो ही रहा है ना जी, हो ही रहा है। वो तो हो ही रहा है ना। हम आंख बंद कर ले तो भी, हम ना देखें तो भी, गिरा के भाग जाए रूम से तो भी, वो टेढ़ा होने का काम तो होने ही वाला है। इसका मतलब सुई और लोहे के दबाव में पहचानने और निर्वाह करने का, रिकॉग्निशन और फुलफिलमेंट का काम तो हो ही रहा है। अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं हो रहा। यहाँ तक बात ठीक है, आता हूँ। लोहे के अणु लोहे को तो पहचान ही रहे हैं। लोहे के अणु लोहे को पहचानते हैं, तभी तो लोहे का अणु और परमाणु और आगे की रचनाएं बनती हैं। अगर लोहे के दो परमाणु ही एक दूसरे को नहीं पहचाने, अणु बनने का काम कैसे होगा? इसका मतलब हार्ड और सॉफ्ट की पहचान तो हो रहा है ना। उतना ही बात मैं कह रहा हूँ जो आप सहमत हैं। हार्ड और सॉफ्ट होने की पहचान तो यहाँ पर हो ही रही है, लेकिन मैं सुई चुभाने वाले व्यक्ति का सहयोग करूंगा या विरोध करूंगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैंने उसके बारे में क्या माना। एग्जैक्टली। आप ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए हो, बढ़िया हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए, डॉक्टर पर भरोसा है, इसीलिए तो थोड़ी देर में अगर एनेस्थीसिया के पहले आपके किसी मित्र का फोन आ जाए कि ये किडनी का व्यापार करने वाला डॉक्टर है, तुम्हारा एक किडनी बेच देने वाला है, आप आगे ऑपरेट कराएंगे कि नहीं कराएंगे? नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? बाहर की तो सारी परिस्थिति वैसी ही है, ऑपरेशन टेबल वैसा ही है, डॉक्टर वैसा ही है, आप वैसे ही है, फोन वैसा ही है। सिर्फ एक चीज बदल गई है, डॉक्टर के बारे में आपका मानना बदल गया है। उसी डॉक्टर जिसको आप पहले अपना सहयोगी, अपना हितैषी, अपना बीमारी का दूर करने वाला मान रहे थे, वही डॉक्टर अब आपको किडनी के व्यापारी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो उसके साथ हमारा आचरण बदल जाता है। तो मानने में बदलाव होते ही बाहर कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ एक चीज बदली है, हमारी उसके बारे में मान्यता, और वो बदलते ही पूरा आचरण बदल जाता है। विचार किया जाए,
लौट के कुछ प्रश्न होगा तो उस पर हम बात कर देंगे। फिर हम ये जो मय की क्रियाएं हैं ना, इच्छा विचार आशा, इसको थोड़ा विस्तार करके देखने का काम करेंगे कि ये निर्णय कैसे होता है।